नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपका संविधान का अगला क्लास। संविधान की क्लास को हम लोग सीखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सीख भी रहे होंगे कि भाई प्रैक्टिकली तौर पे उसका हमारे जीवन में कहाँ उपयोग और कितना उपयोग और कितना हमें उसको अपने दैनिक जीवन के हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए वो बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आपको अपना व्यक्तित्व विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो सर्वांगीण विकास के एक आयामों में आपका यह भी आता है कि आपको भैया संविधान की व्यवहारिक समझ होनी चाहिए। तो आइए हम आते हैं दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आज सर पॉलिटी वीडियो क्लास का शिक्षक भर्ती कला संकाय का वीडियो नंबर 18 है, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं भाग 1, 2, 3 हमारा समाप्त हो गया। आज हम पढ़ेंगे भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, ये होगा नीति निर्देशक, ऐसा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51। क्या 36 से 51? क्योंकि भाई इससे पहले आप पढ़ चुके हैं भाग 3। भाग 3 जब आप पढ़ते हैं उसमें 12 से 35 था, तो 35 के बाद 36 ही आता है, तो 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी। ठीक, डायरेक्टिव मतलब होता है निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, टू द स्टेट पॉलिसी, स्टेट माने राज्य, पॉलिसी माने नीति। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऐसे निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को उसकी नीति बनाने के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि राज्य को नीति, कोई भी सरकार, राज्य के तात्पर्य आपको पता ही सर कि राज्य क्या होता है। सबसे पहले वाले पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं कि राज्य आप किसे कहते हैं। सर कोई ना कोई भूखंड हो, उस भूखंड में कोई ना कोई जनता रहती हो, जनता वही अपने वाले एक सरकार चुने, सरकार सब संप्रभु हो। सर जहाँ भी इसका मतलब आपका कोई शासन व्यवस्था है, जहाँ कोई सरकार है, तो जहाँ भी कोई सरकार है वही अपने आप में राज्य है। तो सरकार हम जनता के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाएंगी अलग अलग। तो नीतियों को बनाए तो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख के बनाए, वो सारे बिंदु अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। इसलिए जब आप इसको पढ़ें तो आप ये सोचिए कि मैं मान लीजिए छत्तीसगढ़ सरकार हूँ या मैं भारत सरकार हूँ, तो हाँ मुझे इन बिंदुओं का ज्ञान होना चाहिए। और आप देखेंगे सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती है, क्या वो इन्हीं बिंदुओं से निकले हुए हैं? आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, सरकार जितनी भी नीतियाँ बनाती है, योजना बनाती है, प्लानिंग बनाती है, वो 36 से लेकर 51 के बीच में जो बिंदुएं हैं, उन्हीं बिंदुओं के आधार पे ही वो नीतियाँ, नियम, कानून बनाती है। ठीक, इसलिए आज आपको इस भाग 4 का मतलब तो समझ में आया होगा कि जब भी सरकार या राज्य कोई नीति बनाए तो उसको किस सिद्धांत को ध्यान में रख के उसको निर्देशन, कौन से सिद्धांत है जो उसको निर्देशित करते हैं, गाइड करते हैं कि आप ऐसा सिद्धांत बनाइए, तो वह है 36 से 51 अनुच्छेद में दिए हुए सिद्धांत। ठीक, आइए फर्स्ट क्लास से शुरुआत करते हैं। और आपको ये बहुत अच्छे से मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने मौलिक अधिकार को तो जान लिए, अब इधर से ये जानिए कि भाई राज्य के पास भी, अगर आप खुद एक सरकार हैं, आप खुद एक सरकारी कर्मचारी बनने वाले हैं, तो आपको अपने जीवन में पता होना चाहिए किन किन मूल्यों पे आपको कार्य करना है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को बहुत अधिकांश मिलते हैं। या तो सीधा सीधा अनुच्छेद के नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में किया बोला गया है ना, याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो अब देख ही रहे हैं भाई, हम पूरा जो सर भाग पढ़ना है हमको। सर संविधान में 22 भाग होते हैं। सर उन 22 भागों में से सर 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। सर 22 भागों में से हमने भाग 1, 2, 3 ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हमारा भाग 1 समाप्त हो गया है और भाग 1 सब समाप्त हो गया सर हमारा, उसको मिटा देते हैं। भाग 1 हमारा समाप्त, भाग 2 हमारा समाप्त, भाग 3 हमारा समाप्त। आज हम पढ़ेंगे भाग 4। ठीक, तो ये तो हमारा याद रखने वाला भाग है भाई। हम हर दिन एक नया भाग याद करते हैं, तो ये पहले इस क्रम को पूरा कर लें। तब सब जितना भाग याद हो तो आपको अब तक रटा ही गया होगा कि सर हमारे भारत देश में देखिए, पूरे भारत के कोई ना कोई क्षेत्र है ना जो आपको नक्शे में दिखते हैं। हाँ सर, तो सबसे पहला भाग है संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर कोई क्षेत्र में 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसलिए इसमें अनुच्छेद भी 1 से लेकर 4 आते हैं। भाग 1 खत्म। सर क्षेत्र में क्या देखते हैं कि हम हमारे से पब्लिक जो हम इस देश के हैं, नागरिक, वो निवास करते हैं, इसलिए भाग 2 में आ जाता है नागरिकता। तो भाग 2 में आ जाएगा, 1 के बाद भाग 2 में आ जाएगा नागरिकता। और सर 1 से 4 खत्म हो गया चारों दिशाएं के हिसाब से। सर भाग नागरिकता में आ जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। तो 1 से 4 का 5 से 11। सर भाग 3 में हम आते हैं। सर जो है नागरिक है दोस्तों, नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए ना, ऐसा तो नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हो। सर भाग 3 हो जाएगा क्या, मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार।
सर 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 जो आप पढ़ चुके हैं 35 तक पूरा। फिर सर जब अपने अधिकार आपको प्राप्त हो गए तो आपने अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने लिए एक सरकार का चयन किया, मतदान का अधिकार का उपयोग करके, निर्वाचन के अधिकार का उपयोग करके अपने लिए एक सरकार बनाई, एक राज्य सरकार बनाई, एक राज्य बनाया। सर वो राज्य अब आपके लिए कोई ना कोई नीति बनाएगी, प्लानिंग बनाएगी कि आपके देश में शासन कैसे चले। तो जब वो नीति बनाए तो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख के बनाए, वो भी आपने खुद उनको बताया संविधान में लिख करके। इसलिए भाग 4 में आएगा कि आप हमारे लिए काम कर रहे हो तो हमारे इन बिंदुओं को ध्यान में रख के आप काम करो। वही हो जाएगा सर राज्य के नीति बनाने के लिए निर्देशन या गाइड करने वाले कुछ तत्व या सिद्धांत। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से 51 जो आज हम पढ़ने वाले हैं। 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए सर भाग 4 हो गया। बताइए सरकार तो अपना फर्ज पूरा कर रही है, आपके लिए नीति बना रही है निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रख करके, मगर हम जनता का भी कुछ फर्ज है ना अपने देश के प्रति। हाँ सर, तो 4 से निकला 4A और उसमें हमारा खुद का कुछ कर्तव्य है तो मौलिक कर्तव्य आ जाएगा 4A में। 4 से निकला 4A मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, और 4 है तो इसका 51 से निकले 51A। तो 51A अनुच्छेद 51A भाग 4A में है मूल कर्तव्य। सर भाग 5 मेरी 5 उंगली हमेशा बताता हूँ सर, 5 उंगली में 5 उंगली को इकट्ठा करूंगा तो एक संघ बन गया। देखिए 5 उंगली का एक समूह, एक संघ बन गया। तो हाँ सर भाग 5 में संघ सरकार या केंद्र सरकार, तो भाग 5 में संघ सरकार या केंद्र सरकार, जिसमें आपका आता है 52 से 151 अनुच्छेद। और सर संघ सरकार के मतलब दूसरा कौन सरकार है हमारे देश में? सर राज्य सरकार। तो लिखिए भैया आपका आगे भाग 6 राज्य सरकार, उसमें केंद्र इसमें राज्य आ गया भाग 5 और 6 में संघ सरकार, राज्य सरकार। सर 52 से 151, 152 से 237, तो 237 के बाद 238 जो है वो समाप्त हो जाएगा। भाग 6 के बाद भाग 7 जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये आते हैं भाग 7 की ओर कि भाग 7 स से 7 स से समाप्त है निर्शित स से 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा 7/8/56 द्वारा अनुच्छेद 238 समाप्त हो गया। अब सर केंद्र सरकार हो गया 5 में, 6 में हो गया राज्य सरकार, 7 हो गया समाप्त। तो 8 में कौन सरकार आएगी? सर 8 में आएगी कौन सी सरकार? सर जब केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, तो 8 में आएगी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार। तो भाई केंद्र शासित प्रदेश 8 में आएगी, तो लीजिए भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। और 238 खत्म हो गया तो ये होगी 239, 239 से 242, 239 से 242। और सर फिर आ जाएगा आपका भाई केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब कौन आएगा? सर पंचायती राज नगरीय निकाय है तो बचे शासन करने के लिए। सर पंचायती राज नगरीय निकाय तो भाग 9 पंचायती राज और 9A नगरीय निकाय, तो भाग 9 पंचायती राज, भाग 9A नगरीय निकाय। तो पूछता है पंचायत किस भाग में, तो बोलेंगे अब 9वें भाग में है। ठीक है, किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में है। नगरीय निकाय किस भाग में? तो बोलेंगे 9A में है। किस अनुसूची में? तो 12वीं अनुसूची में है। ठीक, रखेंगे 11वीं अनुसूची में है, ये 12वीं अनुसूची में है। वो 9, 11, 12। और सर कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जो कि अनुसूची 6वें में लिखी हुई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM आपको जो याद करवाया था। तो उन क्षेत्रों में, उन जनजातीय क्षेत्रों में सारे नियम कानून का संचालन वो जनजाति खुद अपने द्वारा करती है। सरकार उनको स्वायत्तता ये दी हुई है, तो उनके क्षेत्र में शासन प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए कुछ अनुसूचित और कुछ जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन वो खुद संभालते हैं। इसलिए भाग अगला आ जाएगा 10, भाग 10 अगला आ जाएगा कुछ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो आ जाएगा भाग 10 में। तो इस तरह हो गया पंचायत हो गया 243 से 243O, नगरीय पालिका हो गया 243P से 243ZG। तो O के बाद P आता है, P से ZG, 43 से 43O, P से ZG। और सर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में आ गया 44 से 244 से 244 से 244A तक। सर भाग 11 क्या आएगा मेरे दोस्त? सर भाग 11 बोलता हूँ मैं एक और एक 2 उंगली दिखाता हूँ। एक उंगली संघ सरकार, एक उंगली राज्य सरकार। तो संघ और राज्य के बीच में आपसी संबंध, तो संघ और राज्य के बीच में संबंध भाग 11। इसके अनुच्छेद है 245 से 63, क्या 245 to 263। इसको भी याद करवाया था मैं। 3 से 4 और 5 से 6, 3 से 4 करके इधर जाइए, 5 से 6 करके इधर आइए। तो 245, 263 यहाँ तक आप पढ़े हुए थे। इसके अगला भाग भी आप पढ़ चुके थे मुझसे, भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। मैं आपको बता सर 12 में वो क्या बोलते हैं कि मेरे तो पूरी संपत्ति की, मेरे पैसे कौड़ी के, मेरे जमीन जायदाद के पूरे 12 बज गए। तो सर भाग 12 में आपकी वित्त, संपत्ति, संविदाएं और सबकी
12 बज गए, आपको याद रहेगा सर इसका अनुच्छेद है 264 से 300A, क्योंकि इसमें आपकी संपत्ति को 300A में ही तो डाला गया है विधिक अधिकार में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यस, तो आपको याद रहेगा वित्त संपत्ति समुदाय और वाद 264 से 300A, क्योंकि 63 यहाँ हो गया था। अब आज आपको देखना है सर भाग 13। जो पढ़ रहे होंगे अभी शुरू से लेकर अभी तक, तो हमको सब रिवीजन हो गया होगा, इधर के एक दो अभी याद करने बचे होंगे, मैं जान रहा हूँ। और जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए सब चीज़ नया है। और इतना सारा एक दिन क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि भैया मैं शुरू से हर दिन एक बस आपका संविधान संशोधन का भाग, उसका नाम और उसका अनुच्छेद बस याद करना था, केवल एक। ये तो बाकी रिवीजन चल रहे हैं जो पुराने हैं। तो आज का जो भाग है दोस्तों वो है आपका भाग 13। 12 बज गए थे लास्ट क्लास में, अब 13 आ गया। 13 में सर आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसका मतलब क्या है कि जो व्यापार वाणिज्य का अगर भारत के अंदर ही करेंगे, इसलिए भारत का राज्य क्षेत्र छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए। भाग 13 में है व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक, तो व्यापार एवं वाणिज्य है भाग 13 में। ठीक, तो हमारे देश में या तो दोस्तों कोई ना कोई सेवाएं, कोई ना कोई बिजनेस चल रहा नहीं है सर, तो भाग 13 में है व्यापार और वाणिज्य। इसके अंदर अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 301 से 307, क्योंकि जो भी व्यापार आपको सगुन का 301 रुपये दे के शुरुआत करना चाहिए, इसलिए अनुच्छेद 301 से 307 व्यापार एवं वाणिज्य। चलिए यहीं तक आपको पढ़ना था दोस्तों। अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, इसको छोड़ दीजिए। आइए अनुच्छेद 36 से 51 तक है सर, जो आपका आता है राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत, डीपीएसपी के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 36 में दी गई है आपको राज्य की परिभाषा। आप बोलेंगे सर देखिए, आपको पहली बात तो ये सीधा फटाक से दे दिए हैं सर। आप पढ़ रहे हैं अभी क्या सर? भी आप पढ़ रहे हैं मुझसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात जब भी कोई राज्य माने सरकार कोई भी नीति बनाए तो किस बिंदुओं को, किस निर्देशन बिंदुओं को या किस सिद्धांत को रख करके उनके निर्देशन पे, उनके गाइडेंस पे अपनी नीति का निर्माण करे कोई भी राज्य, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं आप डीपीएसपी। डीपीएसपी क्यों? इसका मतलब है डायरेक्टिव, जो आपको डायरेक्शन दे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू दी स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य को उसके पॉलिसी नीति बनाने के लिए निर्देशित कर सके ऐसे कुछ सिद्धांत। इसलिए तो बोला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, इसलिए डीपीएसपी। क्लियर हो गई बात है ये सर? तो इसमें आपका अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। इसमें जो 36 है उसमें आप देखेंगे क्या, इसमें शब्द लिखा है राज्य। ये राज्य की परिभाषा देखेंगे, जो कि आप पहले से जान चुके हैं। राज्य की परिभाषा आपको पहले से पता है, तो ये 36 में राज्य की परिभाषा। ठीक भाई, चलिए तो आते हैं 36 से हम चालू करते हैं, तो हमारे कंटेंट में है अनुच्छेद 36 परिभाषा। ये आयरलैंड से लिए गए हैं, अर्थात राज्य की परिभाषा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। इसलिए सिद्धांत राज्य के लिए, अर्थात कार्यपालिका व मतलब ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है, ये बोलना चाह रहे हैं। डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक, डीपीएसपी आपके प्रेरित कहाँ से? आयरलैंड से। तो पूछता है डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? सर डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से लिए गए हैं। ये सिद्धांत राज्य के लिए, अर्थात कार्यपालिका व विधायिका को एक मार्ग या रास्ता, या मैंने क्या बोला आपको, जो भी हमारी विधायिका जो भी नियम कानून बनाएगी सर, जो हमारी कार्यपालिका जो सर आपके नियम कानून को लागू करेगी, तो जो हमारी विधायिका जो नियम कानून बना रही है, कार्यपालिका जो नियम कानून लागू कर रही है, उन सबको एक मार्ग दिखाती है, एक रास्ता दिखाती है, एक आचार संहिता दिखाती है कि इन बिंदुओं को ध्यान में रख के बनाओ भाई। 36 से 51 अनुच्छेद में जो बिंदु लिखे हैं ना, इन बिंदुओं को ध्यान में रख के ही तुम सभी चीज़ों का निर्माण करो, अपने जो भी तुम नीति बना रहे हो उसका, या उनके लिए एक आचार संहिता, मार्ग या रास्ता, एक आचार संहिता उपलब्ध कराते हैं, जिन पर चलकर राज्य को लोक कल्याण, मतलब राज्य को लोक कल्याण या वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याण का कार्य करना है या वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है। क्लियर? आइए, वैयक्तिक अधिकार बेनीगल नरसिंह राव के अनुसार 2 तरह के संविधान में दिए गए हैं। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर पहुँच गए। चलिए आगे से बता दूंगा फिर। और सर वैयक्तिक अधिकार क्या है? तो बेनिगल नरसिंह राव के अनुसार 2 तरह के संविधान में दिए गए हैं। एक है न्यायोचित यानी फंडामेंटल राइट, जिसके उल्लंघन पर हम न्यायिक पालिका जा सकते हैं। और दोस्तों दूसरा है आपका गैर न्यायोचित DPSP, जिसके उल्लंघन पर हम न्यायपालिका नहीं जा सकते। इनको गैर न्यायोचित रखने के निम्न कारण हैं। तो कारण मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको पीछे चलते हैं थोड़ा। किसी भी व्यक्ति को 2 अधिकार प्राप्त है, ये बोलना चाह रहे हैं। क्या कौन बोल रहे हैं? बेनिगल नरसिंह राव जी बोल रहे हैं, BN राव जी, कि किसी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हैं 2 टाइप के। वो अधिकार होंगे 2 टाइप के, समझ लीजिए। पहला अधिकार जो होगा भैया, एक दूसरा अधिकार। पहला अधिकार वो जिसका अगर हनन हो तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। तो दूसरा अधिकार जिसका अगर हनन हो, या जो हनन क्या जिसका पूरा ना हो रहा हो, तो उसके लिए आप न्यायपालिका नहीं जा सकते। दोस्तों जो फंडामेंटल राइट है, बताइए, जब आप फंडामेंटल राइट कोई आपसे छीन रहा था तो क्या आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक रिट जारी करवाने? यस। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, वो दोस्तों आपके न्यायोचित है, अर्थात जिसके हनन पे, जिसका नुकसान पहुंचने पे आप जा सकते हैं न्यायपालिका। दोस्तों जबकि आपकी DPSP ये दोस्तों आपकी न्यायोचित प्रक्रिया था, जिसका हनन हो या इसमें कुछ बातें आपकी पूरी ना हो तो उसके खिलाफ हम न्यायपालिका नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक गाइडेंस बिंदु है। इन बिंदु को करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। देखिए आपके मौलिक अधिकार आपको देने के लिए सरकार बाध्य है, उसकी जिम्मेदारी है। मगर यहाँ पर 36 से 51 जो बिंदु दी गई है, इनके लिए सरकार बाधित नहीं है या बंधित नहीं है, समझिए आप, है ना। सरकार इसके लिए बाधित नहीं है कि आपको इसमें 52 से 51 में लिखे हुए हर एक बिंदु पे वो प्रॉपर काम करके दे ही। इसलिए 36 से 51 कुछ जो बिंदु होंगे उन पर अगर सरकार काम नहीं कर रही है आज, तो उसके लिए आप जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकते। अर्थात आप DPSP के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। इसलिए DPSP को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। यही है न्यायोचित और अन्यायोचित वाला। और ये अब आप समझ जाएंगे उसके मतलब कि एक न्यायोचित जिसमें आता है भाई फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर हम न्यायपालिका जा सकते हैं। दूसरा है गैर न्यायोचित, जिसमें आता है भाई आपका DPSP, जिसके उल्लंघन पर हम न्यायपालिका नहीं जा सकते। इनको गैर न्यायोचित रखने के निम्न कारण है। तो सर ये गैर न्यायोचित क्यों? क्योंकि यार इतना सारा सरकार के पास काम धाम है। अब सब 36 से कम जितनी बिंदु आप सब एक साथ कीजिए यार, इतनी बड़ी जनसंख्या सरकार लेके चल रही है, इतना सारी जिम्मेदारी, सरकार हर एक काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगी, कुछ काम से छूटना ही छूटना है। तो अब उसके लिए थोड़ी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुँचाओगे। देखिए सरकार के 36 से 51 में लिखा हुआ है कि राज्यों को ऐसे नीति बनाना चाहिए, राज्य सरकार हमारी या सरकार हमारी जो है नहीं बना रही है, तो उनके खिलाफ मैं केस करूँगा। तो ऐसे में तो सरकार भी परेशान रहेगी। आपके लिए नियम बनाए, उसको लागू करे, उसको क्रियान्वयन करे, या आपका केस जा जाके कोर्ट में लड़ता रहे। हाँ, इसलिए इसको गैर न्यायोचित रखा गया, अर्थात इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके खिलाफ आप न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। इसके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में अगर उल्लंघन हो, आपका छीना जाए, तो आप न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। DPSP राज्य के नीति निषेध तत्व में न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। बात खत्म। तो उसके पीछे क्या कारण है सर इसको गैर न्यायोचित रखने का? तो उसके पीछे कारण है राष्ट्र की व्यापकता तथा पिछड़ापन। अर्थात हमारा राष्ट्र की बहुत व्यापक, बहुत बड़ा है। बड़ा इन द सेंस, किस सेंस में? जनसंख्या के सेंस में। तो मेरे दोस्त, भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं ना, क्षेत्र में बड़ा है और जनसंख्या में उससे ही बड़ा है। तो इतने बड़े देश में आप कुछ ना कुछ तो हमेशा छूटेगा, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी। जैसे एक छोटे परिवार में आपको हर एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए 2 आपके बच्चे हैं, एक ने चॉकलेट मंगाया, एक ने आपका भैया पेंसिल मंगाया, आप दोनों के लिए एक चीज़ ला सकते हैं। और सोचिए आपके 70-80 बच्चे हैं, तो आप 70-80 सामान अगर मंगाएंगे तो कुछ ना कुछ सामान तो आपसे छूटेगा ना। बस वैसे ही भारत देश के भी इतने सारे बच्चे, 140 करोड़ की आबादी है, तो कुछ ना कुछ तो किसी के लिए कुछ ना कुछ तो कमी हमेशा हुए रहेगा ना। इसीलिए दोस्तों राष्ट्र की व्यापकता, कितना बड़ा राष्ट्र का होना, और राष्ट्र हमारा बहुत पिछड़ापन भी है। तो इतनी सारी, मान लीजिए 100 पिछड़ी हुई बिंदु है कि लोगों में गरीबी भी है, भुखमरी भी है, अशिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है। तो मैं भाई एक साथ सबको काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जरूरी है रोटी, तो रोटी के लिए पहले भूखमरी को दूर करूँ, है ना। तो इस तरीके से दोस्त सरकार एक एक करके सब पे काम कर सकती है। तो अब एक बार में सब पे काम कर, इसलिए आप केस नहीं कर सकते। इसलिए बोरा की गैर न्यायोचित है। राष्ट्र की व्यापकता और उस राष्ट्र का पिछड़ापन इसके कारण है, जिसमें अनेक आधार पर विविधता है। पर्याप्त संसाधनों की अनुपस्थिति, हमारे देश में जितनी बड़ी जनसंख्या को हमें लेकर चलना, उसलिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन अनुपस्थित है। उतनी सारे संसाधन हमारे पास नहीं है।
राज्य कोई प्रकार के अधिकार से मुक्त करना, राज्य को कई प्रकार के अधिकार से मुक्त करना, गुणवत्ता और मात्रा एक साथ नहीं चलती। ये गुणवत्ता और मात्रा एक साथ नहीं चल सकती। अर्थात आप सोचेंगे कि आपके 2 बच्चे हैं तो आप सोचिए उनको कितने अच्छे से आप पढ़ा लेंगे, वही उससे जगह 20 बच्चे हैं तो आप क्या पढ़ा पाएंगे उनको? नहीं। तो इसलिए मात्रा और गुणवत्ता दोनों एक साथ नहीं चल सकती ना भाई। अगर आपके यहाँ मात्रा कम है, बच्चे 2 हैं, तो उनकी गुणवत्ता एजुकेशन की बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे क्वालिटी का आप उनका एजुकेशन दे सकते हैं। मगर आपकी मात्रा बढ़ गई, मतलब 20 बच्चे हो गए, तो आप उनको एजुकेशन बहुत निम्न स्तर का ही दे पाएंगे। तो इसलिए मात्रा बढ़ गई तो क्वालिटी गिर गई, और मात्रा कम है तो क्वालिटी हाई है। इसलिए बोल रहा है कि भाई गुणवत्ता और मात्रा एक साथ नहीं चलती। और हमारे देश की यही दिक्कत है कि हमारे में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी सारे प्रॉब्लम है, इस सबको एक साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए राज्य को कई प्रकार के अधिकार से मुक्त करना जरूरी है, क्योंकि आप सब चीज़ राज्य पे थोप देंगे, तुम सब करो एक साथ करो, तो सरकार ठप हो जाएगी। आइए अब आगे समझिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आप बोलेंगे आयरलैंड, 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 ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो ए हो गया भाई मेरे। तो शिक्षक वाले अब इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे, इसका महत्व आप समझ चुके होंगे। आइए आगे आते हैं। तो खत्म हो गया क्या? अरे भैया तो चालू हुआ है ना। तो 36 में क्या था भैया? 36 में था राज्य की परिभाषा, जिसको आप अच्छे से देख लिए, इसके बारे में अच्छे से समझ भी लिए हर एक चीज, है ना। और अच्छे 37 है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या अनुच्छेद 37? एक मिनट, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इनके कंटेंट पर, 1 मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लूँ, है ना। कंटेंट बना दिए हैं, थोड़ा चेक कर लिया जाए। ठीक है भाई। तो ये मैं बोला था ना, प्रिंट में मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया हमारे कंटेंट वाले से, मैंने उसको चेक कर लिया, क्रॉस चेक अपने नोट्स से। इसलिए अपना नोट्स भी रखता हूँ मैं सामने आपके लिए खोल करके, ताकि पढ़ाने फ्लो में क्या एक बिंदु पे नज़र नहीं रख सकते हैं ना, जब कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हैं तो इसलिए मैं खोल के रखता हूँ, जिससे पता चल जाए। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, 37 इसको मत पढ़िएगा जो लिखा हुआ है, क्योंकि ये 38 है, जो लिखा नहीं 38 दोस्तों, 38 का बातें लिख दिया यहाँ पे। ठीक ठीक। तो सर बात आता है फिर सर आपका पीछे आते हैं थोड़ा, हम इस पर आ जाते हैं। सर आप पढ़ा रहे हैं DPSP, है ना भाई, भाग 4 DPSP आप पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका अनुच्छेद है सर 36 से 51। सर आपका इसमें अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 37 है। सर अनुच्छेद 36 वही राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा जो कि आपको बहुत पहले में पढ़ चुके हैं भाई। कोई निश्चित क्षेत्र होगा, उसमें कोई नागरिक निवास करेगा, अपने लिए सरकार का चयन करेगा, और सरकार संप्रभु होगी। यस, तो सब होता है राज्य। 37 में मुद्दा क्या था भाई कि जो DPSP है, उसको शॉर्टकट में लिख लीजिए, इस DPSP को आप इससे पहले पढ़े हैं मुझसे, जो पीछे पढ़ा था कि DPSP को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, वही चीज़ आपके 37 में है कि DPSP को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यह है दोस्तों आपको 37। तो 36 में दोस्तों राज्य की परिभाषा कि राज्य किसे कहेंगे, तो आपको सबसे पहले संविधान की शुरुआत में पढ़ा चुका हूँ कि राज्य आप किसे कहते हैं, है ना। और 37 में कि भैया आप जो ये है DPSP से अपने न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक। और इसलिए आप एक बात ध्यान रखें, इससे क्वेश्चन बना लेता है कि न्यायालय में चैलेंज नहीं होगा। देखिए, एक तरफ आप लीजिए फंडामेंटल राइट्स, है ना, एक तरफ आप ले लीजिए DPSP। दोस्तों अगर जनता का बात किया जाए तो देखिए, जनता के लिए फंडामेंटल राइट क्या है सर? ये हमारे लिए सकारात्मक है ना। क्या है? सकारात्मक है, क्योंकि भैया इससे हमको शक्ति ज़्यादा मिलती है, इससे हमारे ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। हमारी शक्ति फंडामेंटल राइट से जनता को ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है, और उसमें अगर कोई कमी हो तो सर हम सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक। सरकार, हाँ सर। तो सर जनता के लिए फंडामेंटल राइट सकारात्मक है, जबकि जनता के लिए DPSP नकारात्मक है। सर नकारात्मक कैसे है?
क्योंकि यहाँ जब जनता के लिए डीपीएसपी नकारात्मक कैसे, क्योंकि डीपीएसपी को आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए डीपीएसपी जो बिंदु है उस पर भी सरकार का मन है, सरकार काम करेगी, नहीं है मन है तो नहीं करेगी, क्योंकि उसको आप न्यायालय में तो बात ले जा ही नहीं सकती। इसलिए ये डीपीएसपी जो है दोस्तों ये जनता के लिए नकारात्मक है, जबकि डीपीएसपी सरकार के लिए सकारात्मक है, सरकार के लिए सकारात्मक है, क्योंकि सरकार के पक्ष में है, क्योंकि अब भाई सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। और डीपीएसपी जनता के लिए फंडामेंटल राइट सरकार के लिए नकारात्मक है। तो जब भी आपके फंड देखिए जनता के लिए फंडामेंटल राइट सकारात्मक है, क्योंकि वो जनता को शक्ति दे रही है, और उसी शक्ति के तहत क्या करता है जनता, सरकार के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है, हाईकोर्ट भी जा सकता है सरकार के खिलाफ। इसलिए फंडामेंटल राइट सरकार के लिए नकारात्मक है, क्योंकि जनता फंडामेंटल राइट के तहत ही सरकार के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। जबकि डीपीएसपी कैसा है, उसमें जनता के लिए नकारात्मक है, क्योंकि जनता इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकता, और सरकार के लिए सकारात्मक है, क्योंकि सरकार को वहाँ कोई कोर्ट में घसीट के नहीं ले जा सकता। तो इस टेबल को याद रखिएगा, ये टेबल आपके एग्जाम में काम आएगा, इसी क्वेश्चन बनते हैं सकारात्मक नकारात्मक के टर्म में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसीलिए फ़ायदा है ना भाई, क्यों बना सर डीपीएसपी सरकार के लिए सकारात्मक इसलिए बना, क्योंकि भाई इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते आप। सरकार अगर वो काम करके देती है 36 से 51 के बीच में जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पे काम करती है तो ठीक, नहीं करती है तो ठीक, सरकार को कोई इसमें उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए तो आप देखते हैं कि हम जब सरकार को चयनित करके भेज देते हैं तो जितने सारे मुद्दों पे बात बोली रहती है, अगर उन सभी बातों को पूरा ना करें तब भी उनको सरकार हम नहीं गिरा पाते हैं, बोले हम उनको चुन के भेजें, फिर 5 साल बाद ही हम बता पाते हैं, और फिर वो आते हैं बुर्बक बनाने, फिर अब बुर्बक बन जाते हैं, थोड़े से पैसे कौड़ी जात पात दे करके फिर वोट दे देते हैं, है ना, ये चीज़ें हैं। चलिए भाई ठीक, तो 36 37 आप समझ गए सर। 36 में है राज्य की परिभाषा, 37 में है कि न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। अब आते हैं इसको, अब इसको छोड़ दीजिएगा, जो अभी लिखे मिलेगा 37 उसको छोड़ दीजिएगा, 38 है ना। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य इन दर्शनों का पालन करे तथा इनके क्रियान्वयन के लिए विधि बनाए। संविधान में 4 दर्शन की बात की गई है, वो सब छोड़ दीजिए ऊपर का, बस इतना, संविधान में 4 दर्शन की बात की गई है। पहला दर्शन है उदारवादी दर्शन, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले समय में, बहुत बड़ी बात है कि संविधान में उदारवादी दर्शन को समर्थक कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो बोलेंगे सर अनुच्छेद 44 है समानशील संहिता, सर अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 48 है, 48A है, 49 से 50 से 51। देखिए कुल मिला के कहाँ है सर उदारवादी दर्शन सर 36 से 51, अर्थात पूरा उदारवादी दर्शन किसमें है, मूल कर्तव्य में है, अर्थात हमारे देश को उदारवादी बने रहना चाहिए, लिबरल बने रहना चाहिए। दोस्तों ये बात कहाँ से कहाँ कही गई है, और जो 44 45 48 48 से 49 50 51, तो 44 45 48 49 50 51 ऐसे याद रखिए तो आपको याद रहेगा। ये कभी भी पूछ लेगा सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि हमारे संविधान में उदारवादी दर्शन के समर्थक कौन कौन से अनुच्छेद है, तब बोलेंगे 44 45 और 48 49 50 51, 44 45 48 49 50 51। क्लियर। अब इसके अंदर क्या क्या है उसको बाद में पढ़ेंगे, हम सब तो पढ़ेंगे अभी का अनुच्छेद, उसको टेंशन मत लीजिए, और पहले उदारवादी दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद इसको दिमाग में बैठाइए। तो हाँ सर अनुच्छेद 44 45 48 49 50 51 उदारवादी दर्शन या दोस्तों आपके लिबरल दर्शन को समर्थन देते हैं कि हमारा देश उदारवाद है, हमारे देश का हृदय बड़ा है। आइए फिर दूसरा सर आपका समाजवादी दर्शन, अर्थात हमारा देश समाज बोलते हैं ना भाई, हमारा देश समाजवादी देश है, तो दोस्त हमारा समाजवादी देश है, तो समाजवादी दर्शन के समर्थक कौन कौन से अनुच्छेद हैं दोस्तों। समाजवादी दर्शन के अनुच्छेद हैं 38 39 41 42 43 और 44। 38 39 40 छोड़ देंगे, 38 39 41 42 43, ठीक। तो 38 39 38 39 41 42 43 और 47 ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हाँ सर ये समाजवादी दर्शन के समर्थक हैं, समाजवादी दर्शन के, ये भी पूछ सकता है। अब आने समय ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, उदारवादी दर्शन के समर्थक कौन सा अनुच्छेद है, समाजवादी दर्शन के समर्थक कौन से देश हैं, और जब ऐसा वर्गीकरण आएगा तो मैं बता रहा हूँ अच्छे पढ़ने वाले का भी हालत ख़राब हो जाएगा, मगर आप क्योंकि पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो आपको पूरा नंबर मिलना चाहिए। क्लियर होगी बातें, यस सब दिख रहा है, स्पष्ट ना एक बार देख लूँगा, हाँ भाई ठीक। सर यहाँ पे आपका उदारवादी में 44 45 48 49 50 51,
यहाँ पे समाजवादी में सर आपका 38 39 40 छोड़ दीजिएगा, 38 39 41 42 43 47 तीन हिस्सा 38 39 41 42 43 47। गांधीवादी दर्शन ये पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है कि हमारे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो गांधीवादी दर्शन के सिद्धांत को समर्थन देते हैं। तो आप बोलेंगे भैया अनुच्छेद 40 43 से 46 47 48। जो 48 है वो भी गांधीवादी दर्शन में आता है, जो 47 है वो भी गांधीवादी दर्शन में आता है। ठीक, याद रखिएगा। बाकी 40 43 से 46 याद रखिएगा। सर गांधीवादी दर्शन के समर्थक है 40 43 46 46 47 इसको समझिए 46 47 48। तो 40 43 46 47 48 कैसे याद रखें सर? 40 3 43 43 3 46 फिर 47 48। ठीक, चलिए। तो गांधीवादी दर्शन के समर्थक है ये अनुच्छेद। तो देखिए आप पूरा कहाँ देख रहे हैं सर, कहने के जितने बिंदु हैं ये उदारवादी दर्शन के। हमारे देश को उदारवादी रहना चाहिए, हमारे देश को समाजवादी रहना चाहिए, सरकार को समाजवाद के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, समाज को सरकार को उदारवादी बने रहना चाहिए, सरकार को गांधीवादी दर्शन को फॉलो करना चाहिए। ये निर्देशन ही तो दे रहे हैं, गाइडेंस ही तो दे रहे हैं ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना, नीति निर्देशक सिद्धांत ना, ऐसे सिद्धांत जो निर्देशन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आपको कि राज्य की नीति कैसी हो तो राज्य की नीति उदारवादी हो, राज्य की नीति कैसी हो तो राज्य की नीति समाजवादी हो जो समाज से जुड़े रहने काम करे, राज्य की नीति कैसी हो तो गांधीवादी हो। और लास्ट आ गया लास्ट बोल रहा हूँ स्वतंत्रता के आदर्श, अनुच्छेद 49 और 51 में। ठीक, तो 49 और 51 में आता है स्वतंत्रता के आदर्श, याद रखिएगा स्वतंत्रता के आदर्श 49 और 51। तो आपको एक बार आसानी से ऐसे इतना आसानी से याद होगा नहीं, इसको धीरे धीरे अपने दिमाग में बैठाइएगा। एक दिन इसको पूरा बैठाइए, एक दिन इसको बैठाइए, एक दिन इसको। स्वतंत्रता के आदर्श 49 2 51 है, ये आपको याद रहेगा। स्वतंत्रता 49 2 51 49 2 51 ऐसे याद रह जाएगा। पर देखिए उदारवादी सर आपका बोल रहा है, सर आपका 44 45 शुरुआत देखिए बस आपका सर, शुरुआत कहाँ से करना है 44 45 48 49 50 51। ठीक, चलिए। तो 44 45 48 49 50 कैसे याद रहेगा सर? 44 से चालू करना पहले याद रखिए, और 44 के बाद 44 4 48 होता है, तो बस 44 का 45 हो गया, और 44 का सीधा 44 4 48, तो 48 से चालू 48 49 50 51 काम खत्म। दोनों शुरुआत याद रखिए, 44 इसका 48, 44 से 45 48 49 50 51 बात खत्म। फिर समाजवादी में याद रखिए सर 38 39 39 से, तो 38 39 याद रखिए इसको, 38 39 40 छोड़ देना है, 41 42 43 क्लियर, और 47 इस से 47 से समाजवादी। गांधी दर्शन 43 या 40 जो छोड़े 39 के बाद 40 छूटा और 40 है भाई आपका 43 और 46 27 40 और लास्ट में स्वतंत्रता 49 51। चलिए इसको भी लोड नहीं लेना है, आपको पता चल गया कि हाँ सर हमारे देश में, इसलिए हमारे देश हमारे यहाँ जो सरकार है वो कैसे नीति बनाती है, उदारवादी नीति बनाती है, समाजवादी नीति बनाती है, गांधीवादी नीति बनाती है, और दोस्तों आपकी स्वतंत्रता के आदर्श बने रहें ऐसी सरकार की नीतियाँ रहती हैं। इसलिए इन दर्शनों को सरकार के लिए जनता का आज्ञा पत्र कहा जाता है। इसलिए क्या कि इन दर्शन जो 4 दर्शन है उन दर्शनों को ही सरकार के लिए, कि सरकार के लिए ये जनता का आज्ञा पत्र है, कि जनता आपको आज्ञा देती है, हे सरकार, हे राज्य सरकार, जनता आपको आज्ञा देती है कि आप इन्हीं आदर्शों, इन्हीं दर्शन के आधार पे पूरे नियम कानून बनाइए, पूरी नीति का निर्माण कीजिए। इसलिए आप बताएंगे चारों दर्शन को जनता का आज्ञा पत्र कहा जाता है, याद रहेगा। हाँ सर, इन दर्शनों को सरकार के लिए जनता का आज्ञा पत्र कहा जाता है। तो पूछ सकता है कि सरकार का आज्ञा पत्र किसे कहते हैं, जनता का आज्ञा पत्र सरकार के लिए जनता का आज्ञा पत्र किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे अंदर से हम, जिसका व्यवहारिक मतलब है कि भाई क्यों बोल रहे हैं उसको जनता का आज्ञा पत्र, क्योंकि जनता इसमें आज्ञा दे रही, क्योंकि जनता ने तो संविधान निर्माण किया था ना हमारे देश की, तो आज्ञा दे रही कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है, उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी और आपके स्वतंत्रता के आदर्श वाले काम। क्योंकि भारत में जनता ही सर्वोच्च है, क्योंकि हमारे संविधान का पहला प्रस्तावना का पहला लाइन बोलता है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग ही भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सबसे सर्वोच्च कौन है? हम जनता ही हैं। तो जनता ही तो आदेश देगा ना सरकार को। यस। डीपीएसपी को कार्य करने के संदर्भ में 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं।
अब डीपीएसपी को उसके कार्य करने के संदर्भ में कि डीपीएसपी काम कैसे करता है उसको दो भाग में विभक्त हम कर सकते हैं। पहला आदेशात्मक, दूसरा दोस्तों आपके निर्देशात्मक। कि आदेशात्मक होगा, दूसरा होगा निर्देश। एक होगा आदेश दे रहा है इसलिए काम कीजिए, एक होगा निर्देश दे रहा है कि ऐसे ऐसे काम कीजिए। यही जो दो चीज़ें हैं कि नहीं। आप बोलेंगे भैया चलिए आदेश दे रहा हूँ ये काम कीजिए, और दूसरा कि भैया अरे वो काम ऐसे ऐसे कीजिएगा। तो आप किसी को आदेश देते हैं या आप किसी को निर्देश देते हैं, है ना। आप अपने नौकर को बोलेंगे ओए चल झाड़ू मार, और आप किसी अपने दोस्त को बोल रहे हैं भाई थोड़ा मारेगा तो ऐसे ऐसे मार देना यार। या उसी नौकर क्या बोलेंगे, आप मान लीजिए ओए चल झाड़ू मार, उसको बोलेंगे मर झाड़ू ऐसे ऐसे मार। तो आप आदेश देते हैं उसी में निर्देश देते हैं, इसलिए आपके क्योंकि यहाँ वही काम है कि जो बिंदु उनके आधार पर आदेश देना और निर्देश देना है। तो डीपीएसपी को कार्य करने के संदर्भ में दो भागों में बांटा गया है, एक आदेशात्मक, दूसरा है निर्देशात्मक। तो आदेशात्मक सरकार को क्या क्या कार्य करना है भविष्य के संदर्भ में, है ना। और ये जो मैं बोला भी चल झाड़ू मार, तो ऐसा नेचर कभी नहीं रखिएगा आप भी अपने, चाहे आपके कर्मचारी हो, आपसे जूनियर हो, चाहे आपके नौकर हो, चाहे सर्वेंट, किसी के लिए वैसा नेचर मत रखिएगा। आप जैसे आप हैं वैसे वो भी इंसान, इसलिए उनसे भी एकदम शालीनतापूर्वक बैठिएगा। मैं तो आपको ध्यान रहे अचानक से इसलिए मतलब इम्पैक्ट डालता हूँ, है ना। तो मगर आपको ध्यान रखना है कि सर किसी के साथ, चाहे आपके सर्वेंट ही क्यों ना हो, उनके साथ भी आदरपूर्वक इज्जतपूर्वक ही व्यवहार रखिए कि हाँ यार थोड़ा झाड़ू मार दीजिएगा और काम कीजिएगा, वहाँ से ऐसे झाड़ू मारिएगा और इस कचरे को इधर निकाल दीजिएगा। तो आपने आदेश भी दिया और निर्देश भी दिया और उनको अच्छा भी लगा। कोई भी काम ऐसे ही करना चाहिए किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। आइए तो आदेशात्मक देखिए, सरकार को क्या क्या कार्य करना है ये आदेश दिया जाएगा भविष्य के लिए। यस, जैसे अनुच्छेद 38 वेलफेयर, अनुच्छेद 39 आर्थिक समता, अनुच्छेद 43 से 42 और 51 आदि। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 वेलफेयर, अनुच्छेद 39 आर्थिक समता, अनुच्छेद 43 42 और 51 याद नहीं रखना है। आपको बता रहा है कि आदेशात्मक कौन कौन से आपके आ रहे हैं। निर्देशात्मक क्या क्या किया गया पास्ट में, तो भविष्य को देख करके आदेशात्मक दिए जाते हैं कि आपको भविष्य में ऐसे ऐसे काम करना है, और निर्देश दिया जा रहा है आपके पास्ट में कि आपने जो ये काम की थी उसमें ये सुधार कीजिए, तो निर्देश दे रहे हैं आप वही क्या क्या किया गया पास्ट में। आर्टिकल 40, 45, 48, 49, 46, 47, 44 आदि याद नहीं रखना है, फिर बोल रहा हूँ आपसे क्वेश्चन सब बनेगा। भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है। आप अभी पढ़े नहीं है, बस समझिए आप। सर भैया भारतीय संविधान के लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है, तो बताइए कि हमारे देश में जो सरकार होगी वो लोक हितकारी राज्य हो, लोक कल्याणकारी काम करे। ये किसमें आप बोलेंगे ये बात। सर ये बात मैं बोलूँगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में तो बोलूँगा ना कि हमारे सरकार को लोक हितकारी राज्य होना होगा, उसको लोक कल्याणकारी राज्य होना होगा। इसलिए अब राज्य की परिभाषा इसमें पढ़े ना कि हमारे यहाँ जो भी राज्य होगी सरकार होगी वो लोक कल्याणकारी राज्य होगी, लोक हितकारी राज्य होगी। और ये बात आप किसमें बोले थे सर, डीपीएस में ही तो बोले थे ना, अनुच्छेद 36 में ही राज्य की परिभाषा के तहत। ठीक, तो डीपीएसपी। आते हैं दोस्तों आपके आगे नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्गीकरण। अब जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए कि अनुच्छेद 38 देखिए, जो वहाँ 37 में लिख दिया तो गलती था, वो 37 के 38 होना था, अब वो 38 आया कि राज्य लोक कल्याणकार की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए, सामाजिक व्यवस्था लोक कल्याण। अनुच्छेद 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, आर्थिक न्याय की अवधारणा। अनुच्छेद 39 है आर्थिक न्याय की अवधारणा, ये सामाजिक व्यवस्था और लोक कल्याण की अवधारणा, बस इतना ही याद रखना है आपको। क्या अनुच्छेद 38 में है सामाजिक व्यवस्था और लोक कल्याण की अवधारणा, तो उससे देखिए उसी से पूर्व ऊपर का बन जाएगा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। तो देखिए सामाजिक से सामाजिक व्यवस्था आ गया, लोक कल्याण से लोक कल्याण आ गया। तो आर्टिकल 38 में देखिए 35 में आपका 36 में क्या था एक बार याद करवा दूँ आपको सर। 36 में था राज्य की परिभाषा, जिस लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। 37 में बोला कि भाई राज्य में उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा, किसको, डीपीएसपी को। तो 36 37 हो गया, बात है हमारी 38 का ना। तो 38 के लिए आप याद रखिए भैया किसमें सामाजिक व्यवस्था और लोक कल्याणकारी राज्य हो, ये बात कहा गया है किसमें 38 में। इतना लंबा चौड़ा याद मत रखिए, यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था और लोक कल्याणकारी, हमारे यहाँ का सरकार होगा लोक कल्याणकारी और सामाजिक व्यवस्था बनाने वाला। इसलिए देखते हैं आप समाज में सब व्यवस्थाएं चलती हैं आपकी, पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, सब क्यों बनाई जाती है, क्योंकि आपको अनुच्छेद 38 में ही बोल दिया कि आपको सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है।
और उसको कैसे बनाए रखना है जिससे लोगों का कल्याण हो। तो यहाँ तक तो आप बोल दिए भाई कि उसको राज्य की परिभाषा क्या है, जो लोग कल्याणकारी करे वैसा सरकार बनाइए। न्यायालय में बोले कि न्यायालय में चैलेंज नहीं करेगा, 37 तक खत्म कि न्यायालय में चैलेंज में नहीं करूँगा। अब सबसे पहले मगर मेन तो आपसे आता है कौन, 38 आएगा, 35 36 37 और 38 आगे। तो 38 हम यही बोलेंगे सरकार को हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है, और व्यवस्था को ऐसे बनाए रखना है जो लोगों के कल्याण के लिए हो, है ना। अर्थात आप अगर पुलिस व्यवस्था बना रहे हैं तो लोगों के कल्याण के लिए हो, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। सर अगर आप सुरक्षा ट्रैफिक व्यवस्था बना रहे हैं, यातायात व्यवस्था बना रहे हैं तो पुलिस जनता को परेशान करने के लिए ना हो, जनता के लोग कल्याणकारी उद्देश्य से हो, परेशान करने के उद्देश्य से नहीं। अगर आप यातायात अगर आप परिवहन व्यवस्था जनता के लिए बना रहे हैं तो दोस्तों वो आपके सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हो, लोग कल्याणकारी उद्देश्य के लिए, उनको परेशान करने के लिए नहीं। तो सर 38 में वही आएगा ना कि लोग कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना जो लोग कल्याणकारी हो। अनुच्छेद 38 सबको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बात खत्म। अब आते हैं अनुच्छेद 39 में। ठीक, राज्य द्वारा अनुस्मरणीय कुछ नीति तत्व। क्या कुछ नीति तत्व है कि आर्थिक न्याय की अवधारणा आपको ध्यान रखना है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है, अरे भैया अनुच्छेद 39 में आप बस नहीं याद रखिए कि राज्य जो सरकार है उसको ये अनुस्मरण रहो, याद रखिए इस बात को कि जो भी नीति बना रहा है वो इस तत्व को ध्यान में रखे। किस तत्व को, यहाँ आर्थिक न्याय की अवधारणा का पालन हो। अर्थात इसका मतलब ये है, आर्थिक न्याय का मतलब कि अगर दो लोग काम कर रहे हैं, चिंटू और बंटू, तो दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। इसलिए अनुच्छेद 39 क्या हो जाता है, आर्थिक न्याय की अवधारणा या समान काम के लिए समान वेतन, समान वेतन। चलिए याद रहेगा आपको। हाँ सर, तो चिंटू बंटू अगर बराबर काम करते हैं तो इनको वेतन और सैलरी बराबर मिले। सरकार में इसलिए आप क्या देखते हैं कि सरकार के अगर कोई एक ही पद के दो लोग हैं तो दोनों की सैलरी बराबर है, कोई अंतर नहीं होता है दोनों, है ना। जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या देखते हैं, एक ही पद में हैं फिर भी आप में से की सैलरी ज़्यादा की सैलरी कम होगी। तो आप दो जन अलग अलग काम कर रहे हैं फिर भी की सैलरी एक की ज़्यादा अधिक एक कम होगी, ऐसे देखने मिलता है। हालांकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बहुत कम करते हैं, और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा देखने मिल सकता है। यस, तो सर 38 में क्या हो गया कि आपको ऐसे सामाजिक व्यवस्था बनानी है जो लोक कल्याणकारी हो। आपको समाज को लोक कल्याणकारी व्यवस्था बनाना है समाज के लिए। अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय की अवधारणा आपको ध्यान रखना है। देखिए आप एक एक चीज़ को अनुच्छेद को पूरा महसूस करते चल रहे हैं। क्या समाज के निर्माण हो गया, समाज को आर्थिक न्याय मिलना चाहिए कि सभी लोगों को समाज के काम के बराबर समान काम के लिए समान वेतन मिले। ठीक है, अनुच्छेद 39 में आगे 39A आर्थिक न्याय के तहत ही कि अगर कोई व्यक्ति को अगर सजा हो जाती है, जेल हो जाती है, कैद हो जाता है, और उस व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है क्या के लिए, अपना केस लड़वाने के लिए, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। इसलिए आप देखते हैं कि फ्री में आपको सरकारी वकील दिया जाएगा, उसका पैसा सरकार वहन करती है। क्यों, क्योंकि ये बात 39A में लिखा है। इसलिए आप देखते हैं ना कि लोगों को जिनके पास पैसा नहीं होता उनको भी लड़ने के लिए सरकारी वकील दिया जाता है, बिल्कुल फ्री। आप समझ रहे हैं इस बातों का वैल्यू। हाँ सर, हमारे पास हम ऐसे ही तो देखते हैं सर, हाँ कि हमारे सरकार जो भी व्यवस्था बनाई हुई है, पुलिस व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, वो हमारे अच्छे के लिए बनाती है सर, नुकसान के लिए नहीं। तो 38 में बोला है वो बात, देखिए इसके आधार पर सरकार काम कर रही है। सर हमारे सरकार में समान काम के लिए समान वेतन देता है, 39 में बात बोला है सर। अरे वाह सर, 39 के एम ही बोला है कि भाई ये आर्थिक का बात है, पैसे का। तो पैसा अगर किसी के पास नहीं है और उसको सजा हो गया तो भी उसके तरफ से वकील एक होना चाहिए, वो वकील निःशुल्क होगा और सरकार उसको देगी। तो इसलिए निःशुल्क विधिक सहायता उसको मिलेगी। 39A में तो ये पूछ सकता है आपसे कभी भी कि किसी व्यक्ति के पास उसके केस लड़ने के लिए अगर पैसा नहीं है तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता या बिना पैसा दिए वकील उसको किस अनुच्छेद के तहत मिलेगा, तो बोले 39A के तहत। तो 39 का ही 39A है, क्योंकि बात पैसे का किया गया है, आर्थिक न्याय का बात किया गया है कि आर्थिक रूप से न्याय हो। ठीक, चलिए ये नहीं कि इसका पैसा नहीं है तो इसकी तरफ से लड़ने के लिए वकील ना रहे, इसके तो अन्याय होगा ना। यस, अनुच्छेद 40 इसको बोलते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन। दोस्तों क्योंकि ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की बात कौन करते थे सर, क्योंकि ग्राम पंचायत और स्थानीय स्वशासन की बात करते थे हमारे गांधी जी, इसीलिए कहा जाता है इसे अनुच्छेद 40 को कहा जाता है गांधी जी का राम राज्य। गांधी जी का राम राज्य।
अर्थात गांधी जी के हिसाब से कोई भी राज्य, कोई भी सरकार ऐसी होनी चाहिए जहाँ हर व्यक्ति खुद अपने लिए, अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम हो। और क्या आप ग्राम पंचायतों में चीज़ देखते हैं कि वहाँ, हाँ सर, ग्राम सभा के सभी लोग मिल करके बैठते हैं, वरिष्ठ लोग अपने गांव के विकास के लिए खुद चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं और खुद उसके लिए डिसीजन लेते हैं और वैसा काम होता है। यस, इसलिए गांधी जी ने ग्राम राज्यों का जो संगठन है कि ग्राम पंचायतों का जो संगठन है, ग्राम पंचायत बनाइए आप, इनका संगठन जो है दोस्तों, इसको गांधी जी ने कहा था गांधी जी का राम राज्य। और गांधी जी की वजह से ही ग्राम पंचायत की अवधारणा फलीभूत होती भी है, क्योंकि गांधी जी का ही कहना था कि सत्ता ऐसे ही होनी चाहिए, हर व्यक्ति के हाथ में सत्ता हो, सरकार हो, वो अपने भविष्य के लिए खुद अपना डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो। इसलिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत को कहा जाता है गांधी जी का राम राज्य। ठीक, तो 39 में हो गया भैया आपका निःशुल्क विधिक सहायता, 39 में हो गया आपका ये समान कार्य के लिए समान वेतन या आर्थिक न्याय की अवधारणा। ठीक, एक चीज़ अपने ध्यान बैठा। यस सर। 38 में क्या वैश्विक सामाजिक व्यवस्था बनाइए जो लोक कल्याणकारी हो, 38 हो गया। 39 में सर आपका निःशुल्क विधिक सहायता, समान काम के लिए समान वेतन मिले, और किसी के पास पैसा नहीं है तो निःशुल्क विधिक सहायता भी मिला अनुच्छेद 39 से। तो अनुच्छेद 40 के माने जो भी शासन बने वो गांधी जी का राम राज्य सिद्धांत पे बने, अर्थात ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए, तो अनुच्छेद 40 हो गया। अब एक अनुच्छेद आपके दिमाग में बैठाते चलिए अभी स्थिरता के साथ, बिना किसी लोड के। सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, तो देखिए ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण था। अक्सर आप देख रहे हैं क्या, सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, समाज की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देशक तत्व हैं सरकार के। तो सरकार को समाज की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, उसके लिए कुछ निर्देशक तत्व हैं, वो आपके इस 36 से 51 के बीच के अनुच्छेदों से दिए जाएंगे। देखिए अनुच्छेद 41, अभी तक आपने 36 पढ़ लिया, 37 पढ़ लिया, 36 पढ़ लिया था वही कि राज्य की परिभाषा लोक कल्याणकारी राज्य हो। 37 पढ़ लिया सर आपने न्यायालय में चैलेंज नहीं होगा। 38 पढ़ लिया भाई सामाजिक व्यवस्था, लोक कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था। 39 पढ़ लिया आर्थिक न्याय की अवधारणा या निःशुल्क विधिक सहायता 39 से। 40 पढ़ लिए ग्राम पंचायतों का संगठन है राम राज्य। अब आते हैं दोस्तों आपके 41 से आ गई बात, है ना। ठीक, क्या बात आ गई भाई आपकी, सामाजिक सुरक्षा की बात आ गई। ठीक है, चलिए तो सामाजिक सुरक्षा के लिए कैसे कौन कौन सा अनुच्छेद देखिए आप, आइए। तो अनुच्छेद 41 है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या अनुच्छेद 41 क्या बोलता है कि कुछ दशाओं में काम मिल जाए, शिक्षा प्राप्त हो जाए, लोक सहायता पाने का अधिकार, इसको आप बोलते हैं क्या, अनुच्छेद 41 को सही मायने में बोलते हैं कि व्यक्ति को उसकी सामाजिक सहायता मिल जाए। सर कैसे, अरे भाई किसी इंसान को अगर आपने काम दे दिया तो क्या आपने उसकी सामाजिक रूप से सहायता की कि नहीं। यस, किसी अशिक्षित व्यक्ति को आपने पढ़ा दिया तो क्या आपने उसकी सामाजिक सहायता की कि नहीं। यस, आपने किसी की लोक सहायता कर दी तो भाई आपने सामाजिक सहायता की कि नहीं। यस, इसलिए पूरा अनुच्छेद 41 ही लोक सहायता की अवधारणा पे काम करता है, सामाजिक सहायता की अवधारणा पे काम करता है कि आप समाज में सहायता की भावना लाइए, है ना, हर लोगों को काम दीजिए। इसी के तहत आप क्या देखते हैं, सबको काम मिले, शिक्षा मिले, इसलिए सरकार निःशुल्क शिक्षा रखती है। यस, तो सरकार आपके काम देने के लिए ही नरेगा मनरेगा के तहत बोलती है कि जिसको भी काम करने के इच्छुक हैं आइए मैं आपको काम देती हूँ, नरेगा मनरेगा तहत काम कीजिए और आप पैसा लेके जाइए। अब आपको मन है तो जाइए, गारंटी भैया वो नरेगा मनरेगा गारंटी एक्ट, नरेगा में GA गारंटी एक्ट, अर्थात आपको सरकार रोजी देगी ही। अगर आप अप्लाई करते हैं तो सरकार अगर 100 दिन के भीतर आपको रोजगार नहीं देगी तो उसके बदले सरकार आपको पैसा देगी। वो सरकार गारंटी देती है कि मैं अपने देश के हर नागरिक को काम दूंगी नरेगा मनरेगा का। अगर आप में इसको बेरोजगार और लगता है कि मेरे को सरकार काम नहीं दे रही तो जाइए नरेगा मनरेगा में काम कीजिए, तालाब खोदिए, रोड जोड़िए, सड़क बनाइए। तो ये गारंटी एक्ट इसी से जन्म लेता है आपका, है ना, सामाजिक सहायता से, क्योंकि उसको हर व्यक्ति को सहायता देने के लिए उसको काम देना जरूरी है, उसको शिक्षा देना जरूरी है। इसलिए आप देखते हैं कि सरकार जो हमारी है उनको काम देती है, हर व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में फ्री में शिक्षा दे रही है। यस, और लोक सहायता देती है। तो समझना, समाज बताया ना, सरकार हर नीति इन्हीं बिंदुओं के आधार पर बनाती है। तो अनुच्छेद 41 क्या हो गया, सामाजिक सहायता, क्योंकि जिसको काम दिया आपने तो भाई उसको सामाजिक रूप से उसको काम की सुरक्षा हो गई, उसको शिक्षा की सुरक्षा हो गई। यस, आगे बढ़ते हैं, आइए। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, बात यही बोल रहा है
कि आपको प्रसूति सहायता, बस ध्यान रखिए यहाँ पे है क्या, प्रसूति सहायता। और उससे पहले क्या, उससे पहले आपका है ये कि काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। अर्थात अनुच्छेद 42 ये बोलता है कि जब भी आप अपने यहाँ किसी को, देखिए काम तो हो गया, काम शिक्षा लोक सहायता आ गया, अब इसमें काम पे देखिए, काम पे कि जब भी आप अपने आप को, अपने यहाँ किसी एम्प्लॉय को काम पे रखें, तो जब उसको काम पे रखें तो काम की न्याय संगत व्यवस्था हो, अर्थात उसके साथ भी बराबर न्याय किया जाए, उसके साथ पक्षपात ना किया जाए काम में, उसको मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराइए, अर्थात वहाँ पे उसके बैठ के खाना खाने के लिए साफ़ सुथरा जगह हो, इसलिए आप देखते हैं बड़े बड़े कंपनी में कैंटीन होते हैं, उसके बाथरूम जाने के लिए भाई बाथरूम हो, इसलिए बाथरूम बने हुए होते हैं, उसके आराम करने के लिए, बैठने के लिए भाई कैबिन हो, चाहे चेयर हो, चाहे कुर्सी हो, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो हाँ, इसलिए आप देखते हैं कि मानवोचित दशाएँ उपस्थित कराई जाती हैं। और दोस्तों अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको प्रसूति सहायता उपलब्ध कराइए आप, यस। इसलिए आप देखते हैं सरकार में कोई सरकारी पद पे है, सरकार उसको, भले प्रेग्नेंट है, वो काम नहीं भी करी 6 महीने, तो अगर प्रसूति छुट्टी पे हो गई है ना, जिसको आप 6 वारी छुट्टी बोलते हैं, तो प्रसूति छुट्टी पे आपकी प्रेग्नेंट है, इस वक्त छुट्टी भी ली है वो, तो उस समय भी उनको सैलरी मिलती है, क्योंकि आपका 42 में ये बात कहा गया, तो 42 से ही उस चीज़ का जन्म हुआ है कि भैया उनको प्रसूति के समय भी आप सहायता दीजिए, पैसे के रूप में देते हैं, पैसे के रूप में दीजिए, और उनके लिए मानवोचित दशाएँ बनाइए, उनके काम की न्यायसंगत व्यवस्था बनाइए। तो भैया पहले काम देखिए 41 में काम शिक्षा सहायता देखें, फिर काम से लेकर 42 देख लीजिए भाई काम की न्यायसंगत व्यवस्था, या इसी में आप देखिए सहायता में प्रसूति सहायता, तो उसमें था सामाजिक सहायता, यहाँ प्रसूति सहायता और ये सब चीज़ें। 43 में कामगार हेतु जीवन निर्वाह मजदूरी, ठीक है, अर्थात उसकी मजदूरी सहायता की कम से कम आपके यहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति है, देखिए क्योंकि कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक व्यवस्था में सबसे पहले काम था, तो काम को लेकर के बात बोलोगे, फिर काम को लेकर ही बोले, काम करने वाला कौन सा है, कामगार होता है, तो जो कामगार उसको कम से कम जीवन उसका निर्वाह हो सके, इतनी तो उसको मजदूरी दीजिए, इतना तो उसको पैसा दीजिए, मजदूरी दीजिए, है ना, बुधियारी दीजिए कि उसका जीवन निर्वाह हो सके, इसलिए कामगार हेतु जीवन निर्वाह मजदूरी, इसलिए इसको याद रखेंगे मजदूरी सहायता के रूप में, कि इसको मजदूरी इतना दीजिए जिससे उसकी सहायता हो सके। और 43 में 41A आ जाता है, ठीक, जिसको आप देखेंगे उद्योग के प्रबंधन में कामगार मजदूर वर्ग की सहभागिता, अर्थात उद्योग, कोई उद्योग कंपनी कोई बहुत बड़ा है, तो जो मैनेजमेंट का काम है उसमें भी कामगार की सहभागिता होनी चाहिए, मजदूर वर्ग की सहभागिता होना चाहिए। इसीलिए आप क्या देखते हैं कि हर बड़ी कंपनी में एक लेबर यूनियन होता है, श्रमिक संघ होता है, और जब भी कंपनी के कुछ बड़े डिसीजन लिए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, तो वहाँ उस लेबर यूनियन का जो लीडर होता है, नेता होता है, वो भी वहाँ बैठता है उनके साथ। इसलिए बात को कहा गया, आप इसे बड़ी बड़ी कंपनी में देखते हैं ना कि श्रमिक वर्गों को भी मैनेजमेंट के काम में, प्रबंधन के काम में यूज़ कर रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं उस सीट पे, ताकि उनके अंतर्गत भी ये भावना है कि हाँ भाई कंपनी में हमारा भी कोई अस्तित्व है, हमारा भी कोई इज्जत है, सम्मान है, मान है, ठीक रहता है आपके 43 से, क्योंकि यहाँ कामगार का ही बात हुआ था, तो कामगार को उसको सही मजदूरी दीजिए और कामगार को सही सम्मान दीजिए, ये बात यहाँ पे समझ याद रखिए। तो उद्योग के प्रबंध में कामगार की सहभागिता दीजिए, तब उसको सहभागिता बनाएंगे तो एक मजदूर वर्ग जिसको प्रबंधन मैनेजमेंट में बैठा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, उसको कितना इज्जत लगेगा, तो आपके साथ आत्मीय रूप से वो जुड़ जाएगा। और इसी 43 की वजह से दोस्तों पे टाटा कंपनी आज इतनी फेमस है दुनिया में, क्योंकि वो यही करती है, ठीक। तो 43 और 43 हो गया कामगार के लिए उचित मजदूरी, और 43 में दोस्तों उसको सहभागिता देना। फिर आगे सर आपका 44 गैप कर दिया, 44 यहाँ गैप कर दिया क्योंकि 44 आप आगे पढ़ेंगे 44 में है समान सिविल संहिता, यहाँ बता रहा हूँ अगर आगे आप पढ़ेंगे। अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता, एक समान कानून सभी के लिए हो, है ना, मगर यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा की बात करें उसको देखते हैं। अनुच्छेद 45 आ जाता है इसी के अंतर्गत, ठीक। अनुच्छेद 45 में कहा जाता है निःशुल्क अनिवार्य, देखिए काम वाला काम खत्म हो गया ना, 39 के अंतर्गत अब आता है शिक्षा पे, देखिए शिक्षा पे आ गया कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21A के तहत। इसका मतलब क्या कि 21A में संशोधन करके 21A जो क्यों जोड़ा गया, सरकार ने क्यों जोड़ा, निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए करके 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, भैया क्योंकि आपके मौलिक मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 45 में बात लिख दिया था कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना फर्ज है, कर्तव्य है किसका, आपके राज्य का, सरकार का, हमारे यहाँ, ठीक है। इसलिए आपके 45A में बात लिखी थी, इसी के लिए आप देखते हैं शिक्षा क्षेत्र में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सरकार काम करती है, एक्शन लेती है, बोले इन सब चीज़ को महसूस कीजिए, ठीक। तो आप सबसे पहले बहुत अच्छे से देख रहे हैं,
तो जैसे अनुच्छेद 41 में आए तो 41 में लिखा था पहले काम, तो काम को लेकर के आपका 1 2 3 3 6 बना तो 42 43 से इसी से काम हो गया। ठीक, फिर 44 का समान से था उसको छोड़े, फिर आगे 45 किसको लेकर काम के बाद शिक्षा को लेकर के। क्लियर हो गई बातें? यस सर। साथ 46 दुर्बल वर्ग जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के हितों व उन्नति के लिए कार्य कीजिए। कि आप जब भी काम कर रहे हैं तो आप शिक्षा देकर के किनका उन्नति कीजिए, ये सब ऊपर की सारी चीज़ देकर किनका उन्नति कीजिए, तो आप भाई जो भी दुर्बल वर्ग है, कमजोर वर्ग है, SC हैं ST हैं, उनके उन्नति के लिए कार्य कीजिए। तो SC ST को आप शिक्षा दीजिए। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ 2 बात आ गया, निःशुल्क, इसलिए आप याद रखेंगे, पूछ सकता है ना, इनके लिए उन्नति के लिए कार्य। उन्नति के लिए कार्य में सबसे पहला बात यही आता है कि उन्नति कैसी होगी सर, शिक्षा से होगी। इसलिए जो SC ST लोगों को शिक्षा में आपकी आरक्षण मिलता है, शिक्षा में उनको बढ़ाने के लिए काम होता है, अनुच्छेद 46 के तहत ही जन्म लेता है, सरकार उसी के तहत ही काम करती है उनको आरक्षण देने का। ठीक, तो अनुच्छेद 46 क्लियर हो गई बातें? आइए, और हर कमजोर वर्ग, हर दुर्बल वर्ग के लिए, उसको अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, उनको उन्नति के लिए कार्य की, जो उन्नति के लिए सबसे बड़ा चीज़ शिक्षा, इसलिए उनको शिक्षा दीजिए। अनुच्छेद 46 के तहत आ गया शिक्षा। किसको? SC ST की शिक्षा, ऐसे आप लिख सकते हैं, 46 में लिख सकते हैं आप SC ST शिक्षा। आप देखते हैं सर, सरकार जो हमारी यहाँ की है, हाँ सर, वो SC ST की शिक्षा के लिए नीतियाँ बनाती है, नियम कानून बनाती है अनुच्छेद 46 के तहत। तो 45 और 46 जुड़ गए किससे? शिक्षा से। तो सभी को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मिले 0 से 14 वर्ष के उम्र के बीच में। हाँ सर, देखिए तो शिक्षा के बाद किस में कहा गया, ये बात बार बार पूछता है, तो 45 में कहा गया, बात याद रखिएगा। 21A में कहा गया, ये बात भी याद रखिएगा, पूछते रहता है सर। ठीक, कामगार का बात बोला गया आपके 42, 43 और 43 में, तो एक हो गए, तीनों जोड़ के याद रखेंगे काम से। आपको काम मिल गया, आपको शिक्षा मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये 47 के तहत दिया आपको आहार, पौष्टिक भोजन, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विधियों का निर्माण। इसलिए आप क्या देखते हैं, सरकार आपको क्यों कम पैसों में भोजन उपलब्ध कराती है, क्यों आपको सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में ही जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए भी आपका पोषाहार देती है, रेडी टू ईट फूड देती है, उनके गर्म दूध देती है। आप समझ पा रहे हैं क्यों बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन चलाया गया? हाँ सर, उन सब का जन्म हुआ दोस्तों अनुच्छेद 47 से। जो सरकार काम कर रही है ना, अनुच्छेद 47 के तहत ही आहार आपको ऐसे देना चाह रही है जिससे आप पौष्टिक भोजन, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विधियों निर्माण करती हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, पोषाहार, पोषण के लिए आहार मिले अनुच्छेद 47 में। 47 में स से 47, स से पोषाहार का स सहार, पोषाहार। ठीक, चलिए, बोले याद मत कीजिए, उसको समझिए पहले कब चीज़ों को। तो आइए सोमवार सर 41 में क्या था सर? 41 में पहला चीज़ है काम, दूसरा शिक्षा, और तीसरा दोस्तों लोक सहायता। सर काम में आ गया सर 3 चीज़, 42 और 43 जोड़ करके। सर 42 और 43 दोनों जोड़ के आ गए काम से। ठीक, कि भैया उसको प्रसूति सहायता मिले, न्याय संगत और मनोचित दशाएं मिले, प्रसूति सहायता मिले। ठीक है, मतलब उसको काम के समय सहायता मिले, ऐसा स्थान मिले, तो काम आ गया पहले। फिर सर कामगार का बात होगी, कामगार को अच्छा मजदूरी मिले, मजदूरी का बात हो गया, है ना। फिर उसका सर फिर कामगार का बात, कामगार को आप प्रबंधन के कार्य में भी लिख रखिए। हाँ सर, देखिए काम से जुड़ा वही तीनों अनुच्छेद है, 42, 43 और 43 से। 40 में जो पहले बोले गए थे काम, उससे जुड़े हुए 3 आ गया, 42, 43, 43 से। दूसरा बात बोला गया शिक्षा, तो शिक्षा से जुड़ के आ गया भैया आपका 44 छोड़ देंगे, समान सिविल संहिता है, 45 और दोस्तों 46। 45 बोल गया निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए 0 से 14 वर्ष के बच्चों को। 21A के तहत आप देखते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलता है। 21A के तहत मिलता है ना भाई, हाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मिलता है 21A के तहत, और जो 0 से 6 बच जाएंगे उनको दे दिया जाएगा यहाँ पे। 46 के तहत भी आप देखते हैं सर SC ST के उन्नति के लिए आप काम कीजिए, तो इनको भी आप शिक्षा दे दीजिए। हाँ सर, SC ST वर्ग वाला देख लीजिए, इसके लिए तहत ही सरकार इनको शिक्षण के क्षेत्र में बहुत सारा आरक्षण देता है, कम प्रतिशत में सिलेक्शन देता है ताकि इनका उन्नति हो सके। लास्ट में सर आपका 47 सर, सरकार 47 में सर पौष्टिक भोजन देता है, अर्थात पोषाहार देता है। ठीक, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए। तो आपका काम, ये दोनों मिलाकर के हो गया भैया शिक्षा, और समाज को आपको सहायता पहुंचाना है, तो लोगों का सबसे पहला सहायता है रोटी कपड़ा मकान में रोटी, इसलिए उनको दे दिया आपने रोटी।
ठीक है, यहाँ ऐसे करके याद रखिएगा 47 को। रोटी मतलब उनको पोषाहार दे रहा है सरकार। क्लियर? थोड़ा इन चीज़ों को एक बार समझिए अपने दिमाग में, तो उसको ताकि आपको फिर जीवन में कितना भी घुमा क्वेश्चन पूछे आपसे वो चीज़ें छूटे ना कभी भी। अब सामाजिक कल्याण संबंधी प्रावधान, ठीक है, अब कल्याण करना है लोगों का, तो उसको देखिए कल्याण कैसे कर सकता है सरकार। अनुच्छेद 44 जो आपने पीछे छोड़ा था, अनुच्छेद 44 में है सर आपका समान सिविल संहिता। ये पूछता है बार बार, समान सिविल संहिता जो केवल गोवा में लागू है, वहाँ ईसाई विवाह अधिनियम चलता है। सर समान सिविल संहिता मतलब जितने भी लोग हैं उन सब के लिए एक ही कॉमन सिविल कोड इसको बोलते हैं, कि सबके लिए एक ही नियम कानून के तहत चले, अर्थात जब किसी का विवाह हो सब एक ही कानून से रजिस्टर्ड हो, जब किसी को तलाक मिले तो एक ही प्रोसेस से सबके सब गुजरे हैं। ये विशेषकर आपके 3 तलाक के खिलाफ भी इसको लाया गया था, मतलब ये बात 3 तलाक का विरोध भी करता है कि भैया ये नहीं कि तलाक बोले किसी को भी आप छोड़ दिए 3 बार बोल के, है ना, ऐसा नहीं है। तलाक एक प्रॉपर प्रक्रिया हो, प्रोसेस हो, जिसको सोच करके लोग, क्योंकि देखिए आसान है बोल दिए छोड़ दिए तो लोगों को डर नहीं लगता, और एक प्रोसेस है दोस्तों, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा, टाइम खर्चा होगा, दिमागी रूप से परेशान होंगे, तो लोग उस चक्कर में क्या सोचते हैं कि चले अपने रिश्ते को सुधार लेता हूँ, छोटी छोटी बातों में तलाक वलाक जैसा दिमाग में बात नहीं लाता हूँ। इसलिए आपका अनुच्छेद 44 में आता है समान सिविल संहिता, और ये बार बार पूछता है अनुच्छेद 44 में क्या है, तो समान सिविल संहिता। देखिए 4 एक जैसा, इसलिए स एक जैसा, ऐसे याद रख लीजिए। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन संगठन, कि कृषि व पशुपालन के लिए आपको संगठन बनाना। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ से बड़ा एग्जाम्पल क्या है, नरवा गरुआ घुरुआ उबाड़ी, तो नरवा गरुआ घुरुआ उबाड़ी, है ना, केला बचाना है संगवारी। क्यों हमारे यहाँ गौठान बने? यस सर, आप समझ सकते हैं अनुच्छेद 48 के तहत ही कृषि व पशुपालन संगठन को बना मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ सब चला है। अनुच्छेद 49 आता है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। पूछता है कि हमारे जो भी राष्ट्रीय धरोहर हैं उनका हमको संरक्षण करना चाहिए, उनके सरकार को संरक्षण करना चाहिए हमारे सरकार को। इसलिए आप क्या देखते हैं कि भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग जो है, भू सर्वेक्षण बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको यार, जो इनका वो करता है, पुरातत्व विभाग है ना, हाँ जो भी है, भारतीय पुरातत्व विभाग है, जो भी है, हाँ पुरातत्व विभाग ही होगा, जो भी है आप समझ लीजिए। तो सरकार क्यों उसके लिए विभाग बनाई है अलग से काम करने के लिए, दिए तो होगा अलग से ही। हाँ, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय भूगर्भ संरक्षण संस्थान, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्यों भारत जो है, हमारे भारत सरकार भारतीय पुरातत्व विभाग जैसे विभाग की रचना की, ताकि भैया हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय स्मारक उनका संरक्षण हो सके। जैसे लाल किला, जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं जो हमारे राष्ट्र को पहचान देती हैं, उन सबके संरक्षण के लिए सरकार एक विभाग बनाई हुई है, जिसको आप देखते हैं भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के रूप में जानते हैं। तो अनुच्छेद 49 के तहत ही उसको बनाई है। तो 44 में समान सिविल संहिता, 48 में कृषि और पशुपालन, ठीक है, और इसमें 49 में आ गया आपका क्या, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण, अर्थात आपका मूल मुद्दा है कि शक्ति का पृथक्करण, अर्थात शक्ति का बंटवारा, है ना, शक्ति का पृथक्करण। यहाँ बात हो जाएगा किसका, पृथक्करण में सर शक्ति का बंटवारा, किनके भी शक्ति का बंटवारा, सर आपके न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में शक्ति का बंटवारा, क्योंकि दोनों आपस में हमेशा टकराते रहते हैं, इन दोनों के बीच हमेशा टकराव होते रहता है। सरकार कोई डिसीजन लेती है, उसको कोई चैलेंज कर देता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देती है, तो दोनों के बीच हमेशा टकराव होती है। इसलिए दोनों के शक्ति का अलग अलग वर्गीकरण करना, पृथक्करण करना जरूरी है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का पृथक्करण करना जरूरी है। अनुच्छेद 50 इस बात को बोलता है, ठीक, कि दोनों में 50-50 शक्ति बांट दो। ऐसे आपको याद रहेगा 50-50 शक्ति बांट दो, कार्यपालिका न्यायपालिका, आपको याद रहेगा 50-50 से याद रहेगा। 44 आपको समान सिविल संहिता बोला है, 48 से बोला है कृषि और पशुपालन, 49 में सर आपका बात दिया है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। ये पूछता है अलग से, एक अनुच्छेद को पूछता है यहाँ से, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि एक अनुच्छेद नहीं है, इसके आधार पर कितने सारे नियम बना देती है हमारी सरकार, ठीक। लास्ट में सर आपका 51 क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा,
कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। अन्य देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखिए। बिना मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि उससे खुद का भी नुकसान होना है। हमारे अनुच्छेद में भी इस बात को बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखिए। इसलिए भारत को देखते हैं, भारत किसी के पचड़े में पहले टांग डालता नहीं है, और जब कोई टांग हमारे में डाल देता है तो उसका टांग छोड़ता नहीं है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने की बात हमारे यहाँ अनुच्छेद 51 में कही गई है। ठीक, आपको ध्यान रहेगा? यस सर। तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, बातें क्लियर हो गई? यस। तो 44 समान स्वीकृतता, 48 कृषि पशुपालन, 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, 50 आपका कार्यपालिका व्ययपालिका में आपका शक्ति का विभाजन 50-50, 51 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब कुछ मुख्य विधियां आप देख लीजिए। भूमि सुधार के लिए कुछ विधियां अपनाई गई थी। क्या विधियां थी सर? उनके पहले मिटा लूँ मैं। सर विधियां थी तुकबंदी और सहकारी कृषि। सर भूमि सुधार के लिए सहकारी कृषि, इसका मतलब क्या है? साथ में आप कार्य कीजिए, ऐसी कृषि आप कीजिए ना। अर्थात कहने का मतलब आपका इतना छोटा सा टुकड़ा है, यहाँ इसका इतना छोटा सा टुकड़ा है, यहाँ से एक अलग आदमी छोटा टुकड़ा है, यहाँ एक अलग आदमी छोटा टुकड़ा है, दूसरे आदमी का इतना बड़ा टुकड़ा है, एक और आदमी का इतना बड़ा टुकड़ा है, इसका इतना छोटा टुकड़ा है, इतना छोटा टुकड़ा है, इसका इतना छोटा टुकड़ा है, इसका इतना छोटा टुकड़ा है, यहाँ इतना छोटा टुकड़ा है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं जमीन के। ठीक, तो क्या होता है भाई, आप क्यों इतने छोटे छोटे टुकड़ों में आप काम करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अर्थात आप काम कीजिए, आप साथ में मिल करके काम कीजिए। तो साथ का मतलब है सह कार्य कीजिए, मैंने कार्य, तो साथ में काम कीजिए। और कैसा काम? कृषि का काम। अर्थात इसे ही बोलते हैं कि आप अलग अलग टुकड़े में काम मत कीजिए, सबको आप एक ही साथ सुरक्षा कीजिए। इन सबको आप देखिए बाउंड्री करवाएंगे तो भी आप सबको अगर घेरते हैं किसी जानवर से नुकसान के लिए, तो भी आपको कम पैसा पड़ेगा। वो पैसा सभी लोगों में बढ़ भी जाएगा और सबका बाउंड्री सुरक्षित भी हो जाएगा। वैसे आपको पैसा कैसे कम पड़ा? क्योंकि दोस्तों आपको इस बाउंड्री को घेरने के लिए अलग से पैसा नहीं देना पड़ा, सबके अंदरूनी जो हिस्से हैं इनको घेरने के लिए अलग से पैसा नहीं देना पड़ा। ठीक, और सबका बाउंड्री सुरक्षा भी हो गया, सबका पैसा भी बचा और सबका खेत सुरक्षित भी हो गया। अब जब आप सभी खेतों को जोड़ेंगे तो बीच के जो मेड़ में नुकसान हो रहे सब मेड़ भी आपस में जुड़ जाएंगे, सभी मेड़ भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो फिर पूरा खेत एक हो जाएगा। तो देखिए अधिक जमीन मिला कि नहीं मिला? क्योंकि अभी जो इससे नुकसान हो रहे हैं मेड़ 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 मेड़, इस मेड़ में बहुत सारी जमीन आपका वेस्ट हो रहा है। अब जैसे आप सहकारी काम करेंगे तो जो मेड़ में जगह वेस्ट हो रहा था ये भी यूज़ होने लगेगा, तो आप पूरा आपका खेत बन जाएगा, पूरा आपका खेत बन जाएगा। तो आपके पास क्षेत्र अधिक हो गया और मिल के आप काम कीजिए। आप मिल के जब काम किए तो क्या हुआ कि आप सब अपने अपने खेत में काम करते थे और एक एक लेबर रखते थे। अब जब आप मिल के काम करें तो आप लोग खुद इतने सारे लोग हो जाएंगे कि आप खुद अपने क्षेत्र में काम करेंगे और अपने पूरी खेती को खुद ही कर लेंगे, तो लेबर का पैसा बचा। इसलिए भूमि के सुधार के लिए सहकारी कृषि बहुत बड़ा आपका हिस्सा है। ठीक, तुकबंदी को आपको याद रखिए। तुकबंदी का मैं पिछले क्लास में, मैंने इससे पहले क्लास में समझा भी चुका हूँ तुकबंदी का मतलब। ठीक, तुकबंदी का मतलब यही है कि भैया मेरा जमीन का टुकड़ा यहाँ पे और मेरा एक जमीन का टुकड़ा वहाँ पे है और तुम्हारा यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, तुम वहाँ मेरा टुकड़ा तुम ले लो, तुम्हारा टुकड़ा मैं ले लेता हूँ, दोनों मिला के खेती कर लेते हैं, है ना। तुम वहाँ मेरे लम कर लो, मैं तुम्हारा लम करता हूँ, तो दोनों को एक जगह जमीन मिल गया, एक साथ खेती करिए, दोनों को आसान हो गया। अब मैं यहाँ खेती करूँ, फिर वहाँ जाऊँ, वो वहाँ खेती करे, फिर यहाँ आए, उससे अच्छा दोनों लोग वहाँ जमीन को बराबर बराबर बांट ले, खेती करेंगे, हम फायदा लेंगे बराबर। यस, तो वही तुकबंदी आप समझ गए। आइए, मजदूर हित जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध व विनिमय अधिनियम लाया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया था ना भाई? हाँ सर। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम है ना? यस सर। महिलाओं के लिए प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 लाया गया। देखिए मैं बोला ना कि जो भी आपके अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए हैं उसके आधार पर ही सरकार पूरी नीतियां बनाती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, जो कि आप पढ़े थे मुझसे, प्रसूति सहायता वाला। ठीक है, अनुच्छेद 42 में निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, तो आपको निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। मैंने बोलते नहीं आपको पढ़ा था निःशुल्क विधिक सहायता। 39 से याद कीजिए, 39 से हम जब पढ़े थे तो यस, 39 में आपने निःशुल्क विधिक सहायता का बात कहा था, और इसलिए आप दोस्तों आपका लोक अदालत का निर्माण किया गया। मानव जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मनरेगा बनाया गया ताकि आपको काम मिल सके सभी लोगों को। वित्तीय संसाधनों का समान, जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1969 व्यक्तियों के लिए उपयोग, अलग कुछ लिख दिया है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बस याद रखिए। स्वास्थ्य आदि के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण करवाए गए। देखिए जो जो वहाँ पे आपका जिक्र है उसी सब पे आपका नियम कानून बन रहे हैं।
गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिसाब से आपका नाम, पंचशील सिद्धांत आदि सब चीज़ें आई हमारे देश में। गुट निरपेक्ष मतलब आप किसी भी गुट के पक्ष में नहीं है, उसे बोलते हैं गुट निरपेक्ष। इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, उत्तर तो आपको लास्ट में सुनाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे पढ़ते चलते हैं। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु खादी ग्रामोद्योग आदि। तो खादी ग्रामोद्योग क्यों चलाया जाता है आप समझ पाए, क्योंकि अभी कुटीर उद्योगों के विकास के लिए बात किया गया है। तो आइए देखते हैं भैया आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य में आर्थिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसकी? आर्थिक न्याय की अवधारणा। भाई आर्थिक न्याय की अवधारणा किस में थी? सर आपके 39 में थी, 39 में तो अनुच्छेद 39 में। और इसी आर्थिक न्याय के तहत ही निःशुल्क विधिक सहायता 39A के तहत दी जाती है। तो हाँ सर देखिए आपका क्वेश्चन बन गया कि आर्थिक न्याय की अवधारणा 39 में थी, 39A में थी निःशुल्क विधिक सहायता। तो आंसर स्पष्ट हो गया सी। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, आपको पहचानना है कौन सा भाई सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो भाई समान निःशुल्क विधिक सहायता 39 में है, सही बात। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, यह सर गांधी जी का राम राज्य अनुच्छेद 40 में है, सही बात। अनुच्छेद 44 में सर शब्द आता है, यहाँ तक 4 एक जैसा समान है, इसे समान सिविल संहिता। हाँ सर समान सिविल संहिता है ना, नागरिक संहिता नहीं। देखते हैं उसका आगे, सिविलियंस में नागरिक ही होता है इसलिए। अनुच्छेद 48 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। नहीं सर, शक्ति का पृथक्करण 50-50 में था। 50-50 में कार्यपालिका न्यायपालिका शक्ति बांट दिया गया था बराबर बराबर इस तरीके से। वो सर अनुच्छेद 50 में था। और 40 में था आपके कृषि एवं पशुपालन के लिए संगठन बनाना। तो देखिए आपको वो अनुच्छेद और उनके जो बस बिंदु थे वो आपको याद रहने चाहिए, उसी पूरा क्वेश्चन बना है। ठीक, तो आंसर सर इसमें डी गलत हो गया, डी सही नहीं है, क्योंकि 48 में आता है कृषि एवं पशुपालन संगठन, 44 में आता है समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। 40 में आता है ग्राम पंचायतों का संगठन जिसे आप बोलते हैं गांधी जी का राम राज्य। 39 में आता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कुछ अंतर देख लीजिए, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये यहाँ पे लिखी हुई बातें कि आपके फंडामेंटल राइट ये नकारात्मक प्रकृति को दिखाते हैं, किसके लिए? सरकार के प्रति, क्योंकि राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि राज्य हमारे मानवाधिकार को हनन नहीं कर सकता, हम उसको कहेंगे रोक दे रहे हैं, इसलिए सरकार के सेंस में बात किए जा रहे हैं। तो सरकार के लिए ये नकारात्मक होते हैं कौन? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और सरकार के लिए सकारात्मक होते हैं डीपीएसपी, क्योंकि इसके तहत इन पर कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि सकारात्मक प्रकृति को दर्शाते हैं, क्योंकि राज्य पर प्रतिबंध नहीं लगाते बल्कि कार्य करने की आज़ादी देते हैं। ठीक सर, फंडामेंटल राइट आपका न्यायोचित है, अर्थात इसको न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं अगर कोई हमारा अधिकार छीने तो, जबकि डीपीएसपी दोस्तों गैर न्यायोचित है, अर्थात सरकार अगर डीपीएसपी के तहत कोई काम ना करे तो आप उसको न्यायालय में नहीं घसीट सकते। इनके पीछे कानूनी मान्यता होती है, तभी तो आप न्यायालय में खींच रहे हैं। इनके राजनीतिक और नैतिक मान्यता होती है। देखिए कि नेता बनेंगे तो वही भाई नियम कानून बनाएंगे, तो उनका मन है, और दूसरा फिर नैतिक मान्यता, उनका मन करे भाई नैतिकता के रूप में वो कार्य करेंगे ना करें। जबकि तो कानूनी मान्यता कि इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, आपका मौलिक अधिकार आपका ही है। ये राजनीतिक अधिकार के साथ सामाजिक अधिकारों पर भी बल देते हैं, अर्थात ये आपको राजनीतिक अधिकार तो देते हैं कि आप भैया चुनाव कीजिए, वोट दीजिए, वो आपका अधिकार है, और साथ साथ आपको सामाजिक अधिकार भी देते हैं। कौन? आपके मौलिक अधिकार। जबकि आपका ये डीपीएसपी आर्थिक अधिकार देते हैं, सब दिखे ना, आप समान काम के लिए समान वेतन, और आर्थिक क्या बोलते हैं, आर्थिक न्याय की अवधारणा, निःशुल्क विधिक सहायता, तो कहीं ना कहीं आर्थिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक अधिकार देते हैं। तो दोस्तों ये आपके राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, और जबकि वो आपके सामाजिक दोनों जगह है, सामाजिक अधिकार हमारे यहाँ पे राजनीतिक अधिकार भी हैं, क्योंकि आप वोट देते हैं फंडामेंटल राइट के तहत, जबकि यहाँ पे हैं आर्थिक अधिकार मनरेगा के तहत जॉब ऑफ दीजिए, ये सब चीज़। व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देते हैं कौन? आपके फंडामेंटल राइट, ये हर व्यक्ति के कल्याण का बात करता है, जबकि आपके यह डीपीएसपी सामुदायिक कल्याण का बात करता है कि पूरे समाज के लिए रोड बनेगा तो पूरे समाज का भला होगा। यस, इनको लागू करने के लिए तो व्यक्तिगत है, और ये आपके सामुदायिक कल्याण का बात करते हैं। सामुदायिक कल्याण, ये व्यक्तिगत कल्याण, कि हर व्यक्ति के कल्याण के लिए उसका फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार होता है, और डीपीएसपी दोस्तों सामुदायिक कल्याण के लिए होता है। इनको लागू कराने के लिए विधि की आवश्यकता नहीं होती है। तो फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिक ही आपको प्राप्त है अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो, और विदेशी हैं तो भी आपको कुछ प्राप्त है, अर्थात इनके लिए विधि की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि दोस्तों यहाँ कोई भी नियम कानून बनाएंगे
डीपीएसपी के बिंदु के आधार पे, तो आपको यहाँ पे विधि बनाना ही पड़ेगा, इसलिए विधि की आवश्यकता होती है। तो ये सारे बिंदु पे आपसे चर्चा कर सकता है, मगर आप इन सारे बिंदुओं के कारण स्पष्ट जान चुके हैं, तो आपसे कैसा भी पूछेगा क्वेश्चन इसके बीच से घुमा करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए, मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ भैया, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को बात को लेकर के, इस पर भी वादें आई। तो इस वादों को दोस्तों आप ध्यान रखिए। चंपाकम दोराईराजन मामला 1957, क्या चंपाकम दोराईराजन मामला 1957, ठीक है। अब दोस्तों 36 से 51 जो आप पढ़े हैं उसमें हर अनुच्छेद के सामने सामने का एक एक बिंदु याद करने की कोशिश आप कीजिएगा। जैसे कैसा बिंदु सर, जैसे मैं लिख देता हूँ अनुच्छेद 44, तो हम बोलेंगे भाई समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, ये आपको याद होना चाहिए। बड़ा 39 तो आप बोलेंगे आर्थिक न्याय की अवधारणा, तो आर्थिक न्याय की अवधारणा 39 से बोला, तो इसमें आप बोलेंगे निःशुल्क विधिक सहायता, ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला 40 तो बोलेंगे ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन, देखिए आपको याद है जब बोलते जा रहा हूँ मैं तो, हाँ सर ऐसे को बोलते हैं गांधी जी का राम राज्य, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। बोले आप बोले भैया 50 तो बोलेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति का वर्गीकरण। सर आप बोले 51 तो आप बोलेंगे 51 तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति। सर आप बोले इसी तरह बोले, सर आप बोले 49 तो 49 में सर आपकी राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण, तो राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण जिसके तहत आप देखते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्माण किया गया। यस सर। अब बोलते हैं 49 से पहले बोलते हैं 48, तो 48 में बोलिए कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि एवं पशुपालन संगठन, सबको याद होना चाहिए, तब तो आपका काम का है डीपीएसपी, ठीक है। और ये 39A है, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक हुई बातें। ठीक, 41 में आपको बात कहेगी सर आपको काम मिले, शिक्षा मिले और लोक कल्याण हो आपका, है ना हिस्सा, ये सामाजिक लोक सहायता मिले। यस, इसमें आप काम कितना देखे थे 42, 43 और 43 से था, है ना। सर यहाँ काम करने अलग देखे थे भाई, यहाँ पे काम के लिए भाई वेतन उसको मिले बराबर। 43 में आप क्या देखे सर, 43 में आप देखे 40 में आपने देखा कि उसको भैया उचित परिश्रमी मिले, मैंने उसको मजदूरी सही से तरीके से मिले, सही मजदूरी मिले। इसमें 40 में प्रबंधन के काम में मजदूरी को रखो। यस सर। फिर 40 बार 44 तो देख ही रहे हैं, ऐसा करके आपको पूरा याद रखना, पूरा 36 से 51, ठीक है। चलिए फिलहाल आपको ये पढ़ा रहा हूँ मैं, लास्ट में टाइम बचेगा तो आपको मैं पूरा चार्ट बना के दे दूंगा, उस तरीके से आपको पूरा याद भी रह जाएगा। आइए हम इधर आते हैं। फिलहाल चंपाकम दोराईजन मामला जो कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच टकराव का मामला है, तो आइए हम इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मैं बोला नहीं यार, इस तरह का कंटेंट आप सोचेंगे भी तो आप नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, है ना। एक साथ इतना अच्छे तरीके से कंपाइल करके जो बना है नोट्स, ये आपको एक जगह नहीं मिलने वाला, इसलिए जब बना तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए, ऐसे पढ़ के अपने आप को दोस्तों लाभान्वित कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आप गारंटी, आप खुद महसूस हो रहा होगा आपको। तो चंपाकम दोराईराजन मामला 1957, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट प्राथमिक है, डीपीएसपी द्वितीयक है, अर्थात फंडामेंटल राइट के पूरक के रूप में डीपीएसपी कार्य करेंगे। ये बात याद रखिएगा। चंपाकम दोराईजन मामले में क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट प्राथमिक है और डीपीएसपी द्वितीयक है, और डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के पूरक के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ फंडामेंटल राइट को बड़ा कर दिया गया, आप ये समझिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर गोलकनाथ मामला जो 1967 में आया था, वहाँ पे क्योंकि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता, वो सब जो बात था उसी को इसमें लाइए कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि यही बोलते थे गोलकनाथ मामले में कि भाई मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा। 24वां 25वां संविधान संशोधन हुआ केशवानंद भारतीवाद मामला, क्योंकि बोला ना संसद को शक्ति दे दिया। क्या 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि डीपीएसपी प्राथमिक है, फंडामेंटल राइट द्वितीयक है, अर्थात यहाँ पे जब इंदिरा गांधी सरकार ने
42वां संविधान संशोधन 1900 आपका क्या करवाया, 76 करवाया दोस्तों। उसमें कह दिया कि डीपीएसपी प्राथमिक है और फंडामेंटल राइट है द्वितीयक, जबकि यहाँ आपको उल्टा था, फंडामेंटल राइट प्राथमिक, डीपीएसपी द्वितीयक, या डीपीएसपी प्राथमिक, फंडामेंटल राइट द्वितीयक, याद रखेंगे। चंपकम दोराइजन और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन याद रखिए, और गोलकनाथ तो बोले संशोधन करना ही नहीं। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 देखिए आप, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात ये एक रथ के दो पहियों के समान हैं जो सामाजिक क्रांति की अवधारणा की पूर्ति करते हैं, अर्थात ना तो फंडामेंटल राइट प्राथमिक है ना डीपीएसपी, अर्थात दोनों ही समकक्ष हैं। तो मिनर्वा मिल्स जो मामला था दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और आपके डीपीएसपी को एक ही रथ के दो पहिए कह दिए। तो ये बात पूछ सकता है कि किस मामले में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को एक ही रथ के दो पहिए कह दिए गए, एक रथ के दो पहिए कह दिए गए और दोनों को समकक्ष माना गया। तो आप बोलेंगे सर मिनर्वा मिल्स मामला 1980। सर फिर आपका उन्नी कृष्णन मामला 1993 में है ना, तो उन्नी कृष्णन मामला 1993 सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिनर्वा मिल्स मामले का ही अनुमोदन किया। क्या बोला, इसने फिर से मिनर्वा मिल्स जो मामला था उसी को ही अनुमोदन कर दिया कि हाँ भाई जो भाई बात बोल रहे हैं कि कहीं रथ के दो अवधारणा है, दोनों समकक्ष हैं, ये बात को इन्होंने फिर से बोल दिया। तो आपका ये क्वेश्चन पे हम आते हैं, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। दोस्तों आंसर बहुत स्पष्ट है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मेरे आंसर बताने से पहले एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो आप पक्का कंफ्यूज होते, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अब आंसर आपको देखेंगे तो आपको इसके वजह का कारण भी पता चल जाएगा। आंसर है सी। मैं आपको बताया था ना सर कि हमारे यहाँ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना उद्देश्य था, क्योंकि इसको पूरा पढ़िए वह महसूस तो कीजिए। हाँ यार, समाज के भले के लिए ही तो उनको आप काम दे रहे हैं, और काम दे रहे हैं तो उससे उनको अर्थ मिल रहा है। समाज के भले के लिए तो आप उनको शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं तो उससे भी पढ़ लिख करके वो पैसा ही कमा रहे हैं। समाज के भले के लिए आप उनको पोषाहार दे रहे हैं, पोषण आहार दे रहे हैं, पोषण आहार अच्छा खाएंगे तो उससे भी वो अच्छा काम करके आर्थिक व्यवस्था कमाएंगे। अर्थात पूरे अनुच्छेद जब आप देखेंगे 36-51 में, तो उसके पीछे का दो ही आत्मा है, एक सामाजिक उद्देश्य और एक आर्थिक लोकतंत्र। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापना करना उद्देश्य है किसका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, ना कि सिर्फ सामाजिक का, ना कि राजनीतिक का, ना कि गांधीवादी आदर्शों की। केवल गांधीवादी इसका एक हिस्सा मात्र है, जो कि अनुच्छेद 40 में है, गांधी जी का राम राज्य या ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक, तो अनुच्छेद सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आपको कारण सहित पता है। मेरे शिक्षक से शिक्षक भर्ती वाले लोग, मैं बोला ना आपको हर एक चीज़ का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, तो यहाँ पे समाप्त हो गया। और अब मैं आपको एक काम करता हूँ, पूरे 36 से लेकर 51 तक जितनी महत्वपूर्ण बिंदु है सबको मैं आपको एक बार लिख करके दे देता हूँ ताकि आपको पूरा याद रहे। ठीक है, चलिए तो मैं अपने नोट से लिखवा देता हूँ आपको। आइए भैया लिख लीजिए। पहले कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु लिखा दूँ जो आपके नहीं थे इस नोट्स में, है ना, जो मेरे नोट से लिखा दे रहा हूँ ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। लिख लीजिए भाई। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया कि डीपीएसपी का जन्म किस समिति की सिफारिश पे हुआ, तो आप बोलेंगे किस रिपोर्ट के आधार पे हुआ है, किस समिति के आधार पे हुआ, तो आप बोलेंगे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट 1945 के आधार पर। ठीक, तो बात पूछ सकता है कि डीपीएसपी का जन्म, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जन्म किस रिपोर्ट के आधार पर होता, बोलेंगे तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट 1945 के आधार पर। याद रख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, याद रखिए सर डीपीएसपी पे दूसरा क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ सर। डीपीएसपी आपका, डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, इसका मतलब कि आप इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। न्यायोचित है, न्यायोचित है सर। डीपीएसपी ही आपका क्या है, जनता के लिए नकारात्मक है, नकारात्मक है, क्योंकि जनता इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता कि जिस सरकार को मैंने चुना हुआ ये काम नहीं किए हैं।
तो ये जनता इसको अनुच्छेद डीपीएसपी के अनुच्छेद के तहत सरकार पे केस नहीं कर सकता, इसलिए जनता के लिए नकारात्मक है और सरकार के लिए या राज्य के लिए सकारात्मक है। ये याद रखिएगा, एक झलक बस दे रहा हूँ आपको मैं। तो इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, वही एक गैर न्यायोचित होना। ठीक, डीपीएसपी आपका एक मार्गदर्शक सिद्धांत, क्योंकि सिर्फ मार्ग दिखाता है, बाध्यकारी नहीं है, ये केवल मार्गदर्शक सिद्धांत है ना। अर्थात ये बताता है कि आपको इस मार्ग पे चलते हुए अपने राज्य के शासन व्यवस्था चलाना चाहिए, तो एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, बात याद रखिए। अर्थात ये सरकार को कानून बनाने का मार्गदर्शन करती है, उसको बाध्यकारी नहीं बनाती है। इसका डीपीएसपी का उद्देश्य कभी कोई पूछ ले तो डीपीएसपी का कोई बोले उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अब इसका डीपीएसपी का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या? लोक कल्याण ही डीपीएसपी का उद्देश्य है। और लोक कल्याण कैसे हो सकता है? लोक कल्याण केवल दो तरीके से ही होता है, एक उनको सामाजिक रूप से आप उनको सहायता दीजिए। क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, ये टच हो जा रहा है। सामाजिक रूप से उनको सहायता दीजिए या व्यवस्था बनाइए, और दोस्तों आप आर्थिक रूप से उनकी सहायता दीजिए या व्यवस्था बनाइए। तो सामाजिक और आर्थिक सहायता प्लस व्यवस्था, इसलिए पीछे इसका क्वेश्चन पढ़े भी ये चीज़ है ना। तो डीपीएसपी लोक कल्याण उसका उद्देश्य, और उसके उद्देश्य है लोक कल्याण कैसे होगा, तो सामाजिक सहायता देके, सामाजिक व्यवस्था बना के, आर्थिक सहायता देके, आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करके। ठीक, तो इसका उद्देश्य है लोक कल्याण, और इसका उद्देश्य एक और है, इसी तरह बोलते कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, है ना। तो लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, अर्थात ऐसा राज्य बनाना जो लोक कल्याणकारी हो। और डीपीएसपी कहाँ से, किसके संविधान से प्रेरित है? तो डीपीएसपी भैया प्रेरित है आपके, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आप बोलेंगे सर आयरलैंड से लिया गया है। शुरू में आपको क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक, चलिए, ये तो गया आपका ये वाला बिंदु, इन सब का ध्यान रहेगा आपको, क्योंकि आप हर एक बिंदु का कारण समझ चुके हैं, क्योंकि वो कौन सा चीज़ कैसा क्यों है। तेज बहादुर सतपुर रिपोर्ट के इसका जन्म हुआ, ये गैर न्यायोचित, इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, जनता के लिए नकारात्मक, क्योंकि जनता डीपीएसपी के तहत कोई सरकार अगर काम नहीं कर रही है, कोई बिंदु पे नहीं काम कर पा रही, तो आप उसके या जाके सरकार पर केस नहीं कर सकते। जबकि सरकार के लिए सकारात्मक है, क्योंकि उस पर कोई केस ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है कि आपको काम करना ही है। डीपीएसपी मार्गदर्शक सिद्धांत, अर्थात ये आपको मार्गदर्शन देती है कि आपको कैसे शासन व्यवस्था चलानी चाहिए। तो इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और उसके पीछे सामाजिक और आर्थिक सहायता व्यवस्था के थ्रू ये पॉसिबल है। और डीपीएसपी आयरलैंड के सिद्धांत से ली गई है, इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक, आपको 36 से 51 तक की सारी चीज़ें मैं लिखवा दे रहा हूँ, उनको ध्यान रख लेंगे। चलिए लिख लीजिए भैया, लिखिए। सबसे अच्छे सर आपका था 36 था, है ना, 37। तो 36 में था सर राज्य की परिभाषा, इसमें आपको बोल रहे राज्य की नीति नहीं सकता, तो उसमें राज्य क्या है वो बात, तो राज्य की परिभाषा इसमें आपका था। ठीक है, राज्य क्या आपको पता ही है सर। 37 है आपका सर कि न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गई बातें सर? सर देखिए आप 38, 39 ए 40। सर सबसे पहली बात क्या बोला, सामाजिक सहायता देना, आर्थिक सहायता देना। तो सर आपको 38 के तहत ही है कि व्यक्ति की तरफ आप क्या दे रहे थे सर उसको, क्या आपको सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक, याद रखिए सर, आपको सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है ना, कि समाज के लिए व्यवस्था बनाना। कैसी व्यवस्था सर? आपका यातायात व्यवस्था, ये व्यवस्था, वे व्यवस्था, तो हाँ सर सामाजिक व्यवस्था आता है किसमें? अनुच्छेद 38 में। सर अनुच्छेद 39 में आता है आपका क्या? आर्थिक न्याय की अवधारणा, आर्थिक न्याय की अवधारणा
जिसके तहत आप बोलते हैं सर समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य उसके लिए समान वेतन, समान वेतन। ठीक। 39 में बोलते हैं सर अपनी निःशुल्क, निःशुल्क विधिक सहायता। आपको क्या बताया था, याद कीजिए। जो लास्ट में आप क्वेश्चन देखें कि भाई कौन सी अवधारणा है, मतलब सामाजिक और सर आपकी आर्थिक आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा। इसलिए देखिए सामाजिक व्यवस्था का अवधारणा है और फिर आर्थिक का अवधारणा है कि भाई आर्थिक रूप से व्यक्ति का पैसा नहीं तब भी उसको न्याय मिलेगा, विधिक सहायता मिलेगी, समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। हाँ तो सर सामाजिक और आर्थिक ही उसके पीछे का आत्मा है। सर 39 में क्या था, सर 39 में आपका ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन जिसको बोलते हैं गांधी जी का रामराज्य। तो पुस्तक गांधी जी का रामराज्य किस अनुच्छेद को कहा गया, अनुच्छेद 40 को। गांधी जी का रामराज्य। गांधी चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और हर नीचे स्तर के सबसे नीचे आदमी को भी उसका शासन में सत्ता में उसको हक मिले, इसलिए आप बोलते हैं ग्राम पंचायत को गांधी जी का रामराज्य। ठीक। सर उसका 40 देखे थे जिसमें आप बोले थे कि सर उसको सामाजिक रूप से सहायता मिले। कैसी सहायता मिले सर, उसको सामाजिक सहायता मिले व्यक्ति को, सामाजिक सहायता मिले व्यक्ति को, और सहायता के तहत उसको व्यक्ति को काम मिले, उस व्यक्ति को भाई शिक्षा मिले, है ना, उसको भी आपका क्या था लोक व्यवस्था, सामाजिक सहायता मिली भी था। हाँ सामाजिक सहायता ये ठीक। सर इस काम के तहत आप देखे थे सर फिर 42 में आपने देखा था क्या सर, उसके काम की जो दशा है तो दशा है ना, काम करने की जो स्थिति थी, स्थिति उन सबको अच्छा बनाए रखना, है ना, कि वहाँ का काम करने का जो वातावरण है उसको सब अच्छा बनाए रखना। अर्थात इसमें याद रखिए 42 में प्रसूति सहायता भी देना। तो प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के तहत बात पूछता है, अब बताएंगे सर 42 के तहत। फिर 43 में था दोस्तों आपका मजदूरी के रूप में सहायता दी कि भाई इसको सही मजदूरी दीजिए, तो उचित मजदूरी, उचित मजदूरी दीजिए। ठीक। तो उसका उचित मजदूरी देकर के उसकी सहायता कर सकते हैं। आप प्रसूति के समय पैसा देकर सहायता कर सकते हैं, काम करने की दशा स्थिति को सुधार के आप सहायता कर सकते हैं, व्यक्ति को आप काम देकर शिक्षा देकर उसकी सहायता कर सकते हैं। तो काम से जुड़ा 3 पे था। 42-43 हो गया भैया। 44 में सर आपका था समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड जो लागू होने का बात हो रहा है मगर भारत में लागू हुआ नहीं, संहिता। यस। फिर 45 में था सर स्थिति आपका काम वाला काम खत्म हो गया, इसमें काम थे, काम था, ये भी काम था। 45 में ए भी था ना, यस उसको भी याद रखिएगा। 45 में सर आपका क्या सर, उसमें अनुच्छेद 21 में संशोधन करके 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, है ना, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये पूछ लेगा। तो 45 में याद रखिए। और 0 से 14 में इसमें 0 से 6 टुकड़े में टूटा रहेगा, 0 से 6 रहेगा और उसका आपका फिर रहेगा 6 से 14। तो 6 से 14 वाला आपका आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, 21 में याद कीजिए। यस। फिर सर आपके जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उनके आप सहायता कीजिए। तो उनकी सहायता उन्नति आप कैसे कर सकते हैं सर, SC ST को शिक्षा देकर के। आप SC ST की शिक्षा की बात की गई थी। हाँ सर 45 और 46 शिक्षा जुड़े हुए हैं। यस। देखिए आपके काम से जुड़े हुए हैं ये आपके भाई शिक्षा जुड़े हुए हैं, तो काम और शिक्षा की बात हो गया। फिर सर आपका सर 47 में बोला गया था कि लोगों को भाई अच्छा पोषण वाला आहार दो, इसलिए पोषाहार का बात किया गया था। 47 में पोषाहार, अच्छा पोषण वाला आहार दो। ठीक है। और 40 में बोला गया था भाई आपका कृषि और पशुपालन, कृषि एंड पशुपालन संगठन, पालन संगठन का निर्माण करो। इसलिए सरकार देखते हैं कृषि पशुपालन संगठन का निर्माण करती है। 49 में आपको बोला भाई राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण, राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण। सर 50 में बोला भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति का वर्गीकरण। तो कार्यपालिका एंड न्यायपालिका
शक्ति 50-50 बांट दीजिए, ऐसा करके याद करवाया था मैं आपको न्यायपाल के बीच में। शक्ति का वर्गीकरण, शक्ति वर्गीकरण असर 51 था आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है दोस्तों, ये असर अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो ये दोस्तों 36 से 51 तक पूरा था। इस तरीके से आप भी लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दिन का ये बात है नहीं, है ना, एक दिन में याद हो जाए। तो एक बार ये आपके सामने बना हुआ है, इस तरीके से आप भी लिख के देखिएगा। चलिए मैं आपको सारा अक्षर दिखा दे रहा हूँ। ये 36 हो गया था सर राज्य की परिभाषा। 37 हो गया सर न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 38 है राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। तो मैं क्या बताया, 38 बताया था ना कि सामाजिक व्यवस्था बनाना और लोक कल्याणकारी रूप से समाज की व्यवस्था बनाए रखना। 39 में था सर आपका देखिए कि आर्थिक न्याय की अवधारणा का फॉलो करना, और सर 39 में था, ये में था निःशुल्क विधिक सहायता। तो 38-39 आपको याद हो गया कि सामाजिक व्यवस्था बनाना और कैसी व्यवस्था, लोक कल्याणकारी व्यवस्था बनाना समाज के लिए। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन जिसे गांधी जी का राम राज्य कहा गया। 41 में था कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। फिर काम के लिए आ गया अगला 42, काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशा, मतलब काम की स्थिति और दशाओं को सहायता देना, प्रसूति सहायता देना 42 के तहत ही। ठीक, तो 41 में आपको भाई काम, शिक्षा और लोक सहायता आता है। 42 में काम के तहत ही बात आता है। फिर 43 में फिर काम का बात होता है कि कामगार है तो जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी दीजिए, अर्थात उसको उचित मजदूरी तो दीजिए। तो 43 में आ जाएगी भाई मजदूरी मजदूरी मजदूरी। सर आपका 43A में आ जाएगा कि उद्योग प्रबंधन के कार्य में भी कामगार को सहभागिता बनाएं। तो 43 से याद रहेगा यस सर। तो सर 41 हो गया काम, शिक्षा, लोक सहायता। तो उसमें 42 में आ गया सर काम, 43 में आ गया काम, 43 में भी आ गया कामगार। तो काम के लिए भी यहाँ पे था उचित दशाएं, प्रसूति सहायता या उचित मजदूरी, और यहाँ दोस्तों उनको मैनेजमेंट में हिस्सा बनाइए। तो यहाँ की पॉइंट बस इतना याद रखिएगा। ठीक, या दशा में स्थिति नहीं बनाते हैं, चलो दशा स्थिति, प्रसूति सहायता या मजदूरी, और यहाँ दोस्तों आपका प्रबंधन में कामगार हो गया। 41, 42, 43, 44। आइए आगे बढ़ते हैं। 45 हो गया सर आपका निःशुल्क अनिवार्य। 44 होता है समान सिविल संहिता, जो कि यहाँ पे नहीं है, वो आगे आएगा। 45 में हो गया निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, काम के बाद अब शिक्षा पे आ गए। तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दीजिए, मौलिक अधिकार बनाया गया 21A के तहत, इसी के लिए 6 से 14 साल के बच्चों को इसी के तहत आपका संशोधन किया गया। 46 हो गया सर दुर्बल वर्ग माने SC/ST लोगों को भी उनके हितों और उनकी उन्नति के लिए शिक्षा दीजिए। तो 46 आ गया सर। 45 और 46 आप देख लीजिए शिक्षा से जुड़ा हुआ। 47 सर आपका पोषण आहार। 48 आपका कृषि और पशुपालन, है ना। 44 समान सिविल संहिता है। 48 कृषि और पशुपालन संगठन। 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 शक्ति का पृथक्करण, और उसका आपका 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो इस तरीके से आपको पूरा ही एक 36 से 51 तक पूरे का क्रम याद हो गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक, देखिए 36 क्या था सर, राज्य की परिभाषा। 37 क्या है दोस्तों, न्यायालय में चैलेंज नहीं करेंगे। 38 क्या है, लोक कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था बनाना, पहला उद्देश्य। ठीक, 39 क्या है सर, 39 आपका ये आर्थिक न्याय की अवधारणा, राज्य द्वारा अनुस्मरणीय कुछ नीति तत्व, आर्थिक न्याय की अवधारणा याद रखिए। 39 में है आर्थिक न्याय की अवधारणा। 39A में ही है दोस्तों, इसलिए विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। तो 38 का 39 एक साथ याद रहेगा। या पैसा जुड़ा हुआ बात कर रहा है कि आर्थिक रूप से सब आर्थिक न्याय की अवधारणा मिले, समान काम के लिए समान वेतन मिले, कि समान काम कोई करे उसको समान वेतन मिले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, भेद ना किया जाए। 39 में निःशुल्क विधिक सहायता मिले। तो 39 वाला आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 40 वाला है ग्राम पंचायतों का संगठन जिसे गांधी जी का राम राज्य बोले। फिर से रिपीट कीजिए। 41 में भैया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो काम पाने का अधिकार के तहत आप देखेंगे 42, 43 और 43 से। तो काम से 3 चीज़ याद रखिए, 42, 43, 43 से। 42 में देखेंगे काम करने वाले व्यक्ति के बारे में देखेंगे, उसको उचित दशाएं, उचित स्थिति मिले, प्रसूति सहायता मिले 42 में। 43 में आप देखेंगे कामगार को उचित पारिश्रमिक मिले। और 43A में आप देखेंगे भैया कि कामधार को प्रबंधन के कार्य में लीजिए। तो देखिए 42 काम की उचित दशाएं और प्रसूति सहायता मिले। 43 में देखेंगे भाई कामगार को सही मजदूरी मिले, पारिश्रमिक मिले। देखिए सही मजदूरी मिले 43 में। 43A में देखेंगे दोस्तों उसको कि प्रबंधन काम में इसको सहभागिता बनाया जाए। तो 43 में आ गया प्रबंधन में कामगार को सहभागिता बनाया जाए। 44 से समान सिविल संहिता, जो कि यहाँ पे नहीं है। 45 हो गया सर उसके बाद निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, क्योंकि काम वाला काम खत्म, अब शिक्षा पे हम आ गए। तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। फिर SC/ST को शिक्षा 46 में, यानी SC/ST को भी शिक्षा दो उनके हितों के उन्नति के लिए। तो 45 में आपका शिक्षा के साथ 21 में संशोधन किया गया। 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को संशोधन शिक्षा मिलेगा निःशुल्क। 45-46 हो गया।
47 आपका भाई 47 में पौष्टिक आहार का बात किया गया है। 48 में कृषि और पशुपालन का बात किया गया है। 44 में है समाजशील संहिता, है ना, समाजशील संहिता। 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन। 49 में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 में शक्ति का पृथक्करण, कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसलिए 36 से लेकर 51 तक आपको 3-3, 4-4, 6-6 बार क्लास में ही रिविजन करा दिया, तो अब आपको याद होना चाहिए, अब आपका फर्ज है। ठीक, चलिए यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा आने वाले समय में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर ऐसे ही प्रैक्टिकल चीज़ें तो पूछता है आजकल, है ना। तो चलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।